नमस्कार, वेलकम टू विद्यामिंट। तो हम लोग इस वीडियो में ज्योग्राफी पढ़ेंगे और जो घटना चक्र की बुक है ऐसे पढ़ने पे बहुत बल्कि है, तो उसे हमने इसमें समराइज किया है। मतलब जितने सारे फैक्ट्स रहेंगे घटना चक्र में इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। इस वीडियो में हम लोग सारे जितने सारे फैक्ट्स हैं सबको विजुअलाइज कराएंगे मैप के थ्रू। तो ये ज्योग्राफी के लिए आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है और इसमें सारा विजुअलाइजेशन आप कर पाएंगे, आपकी मेमोरी रिटेंशन ज़्यादा दिन तक रहेगी और एग्जाम में आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे ज्योग्राफी के क्वेश्चन से। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं जो घटना चक्र में जैसे जैसे चैप्टर का डिवीजन किया गया वैसे वैसे। तो फर्स्ट है आपका एरिया का। तो एरिया में देखिए क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, एक तो पॉपुलेशन में पूछा जाता है कि पॉपुलेशन वाइज इंडिया का रैंक क्या है। तो याद करिए कि सेंसस भले इंडिया का 2011 में हुआ है, उसके अकॉर्डिंग तो इंडिया नंबर 1 देश नहीं है, लेकिन और जो एजेंसीज हैं, यूएन की एजेंसी है, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, ये सब डिक्लेयर कर चुका है कि इंडिया जो है पॉपुलेशन में नंबर 1 कंट्री है। तो पॉपुलेशन वाइज इंडिया का रैंक कितना है? फर्स्ट। सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन वाला कंट्री कौन है? इंडिया है। उसके बाद चाइना है। यही पूछा जाए एरिया वाइज, तो एरिया में इंडिया का रैंक कितना है? तो एरिया में 7वें रैंक पे इंडिया आता है, 7वां नंबर है। तो पहला दूसरा ये सब भी हमें याद करना है क्योंकि क्वेश्चन इधर से भी पूछे जाते हैं। तो पहला कौन सा देश है एरिया में? सबसे ज़्यादा एरिया किस चीज़ का है? तो अनडिस्प्यूटेड रसिया का एरिया सबसे ज़्यादा है, रसिया। उसके बाद आपको कनाडा मिलेगा दूसरे नंबर पे, और कनाडा के बाद यूएसए। और तीसरे और चौथे नंबर के बीच आपको बहुत डिबेट होता है कि यूएसए का ज़्यादा एरिया है या चाइना का ज़्यादा एरिया है। बट याद करिए कि अलास्का को मिला देने के बाद जो एरिया है यूएसए का ज़्यादा हो जाता है और चाइना का कम हो जाता है। तो थर्ड नंबर पर यूएसए आता है और फोर्थ नंबर पर चाइना आ जाता है, और पाँचवें नंबर पर ब्राज़ील आएगा और छठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया आएगा। और जस्ट ऑस्ट्रेलिया के ऊपर आपको इंडिया मिलेगा, मतलब ऑस्ट्रेलिया के नीचे इंडिया मिलेगा। और इंडिया के नीचे कौन सा मिलेगा? अर्जेंटीना। याद कर लीजिए, इंडिया के ऊपर ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के नीचे अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के बाद कजाकिस्तान और 10वें नंबर पे अल्जीरिया। अल्जीरिया क्या है? अफ्रीकन कंट्रीज का सबसे बड़ा देश है। ठीक है, तो इससे इससे क्या होगा कि आपको ये भी पता चल रहा है कि जो कॉन्टिनेंट्स हैं, कौन से कॉन्टिनेंट्स में सबसे बड़ा देश कौन सा है। जैसे इसमें आ गया एशिया, यूरेशिया में रसिया हो गया। उसके बाद आपका साउथ अमेरिका में कौन सा हो गया? साउथ अमेरिका में देखिए ब्राज़ील हो गया। अफ्रीका में कौन सा हो गया? अल्जीरिया हो गया। तो इस तरह से हम लोग याद कर सकते हैं। इंडिया के जस्ट ऊपर ऑस्ट्रेलिया और जस्ट नीचे अर्जेंटीना 8वें नंबर पे। तो कभी कभी क्या होता है कि अरेंज करने के लिए दे दिया जाता है, तो आपको याद रहेगा तो आप अरेंज अच्छे से कर सकते हैं। तो यहाँ हो गया। उसके बाद आप देखिए कि इंडियन ज्योग्राफी, अब स्टार्ट करते हैं इनसाइड इंडिया। हम लोग एक बार ओवरव्यू देख लिए कि इंडिया का रैंक क्या है पॉपुलेशन में, एरिया में। अब हम लोग देखेंगे इंडिया का क्या इसमें क्या क्या रोल है, इसका लैटिट्यूड क्या है, 7 नंबर पोजीशन है, और इसका टोटल ज्योग्राफिकल एरिया कितना है? तो 2.4%। और पॉपुलेशन कितना है? पॉपुलेशन सेंसस 2011, क्योंकि यही हमारे पास ऑथेंटिक जो डेटा है, तो उसके अकॉर्डिंग 17.5% जो पॉपुलेशन है इंडिया का। जबकि जोग्राफिकल एरिया कितना है? मात्र 2.4%। 2.4% पे 17.5% का पॉपुलेशन सर्वाइव कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। तो सब अब इसमें इंडिया का एक्सपेंशन देखा जाता है। एक्सपेंशन में क्या होता है कि एक लैटिट्यूड और एक लॉन्गिट्यूड का कंसेप्ट है। अब पता है इसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होना चाहिए। यदि एक बॉल दे दिया जाए, बॉल के ऊपर हम एक पॉइंट दें, मान के चलिए ये बॉल है, देखिए ये बॉल है, ये बॉल है आपका, और इसमें पूछ दे हम आपसे कि इस पॉइंट पे क्या आपका पोजीशन है, तो आप ऐसे नहीं बता पाएंगे कि कौन सा ईस्ट है वेस्ट है। तो हम लोग एक इमेजनरी लाइन इस पे खींच दिए हैं। इमेजनरी लाइन क्या हो गया? लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के रूप में। ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, जो लेटा हुआ है वो लैटिट्यूड, मतलब लैटिट्यूड लेटा हुआ, और जो लॉन्गिट्यूड ये मेरिडियन कहा जाता है और इसको लैटिट्यूड कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपका पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड हो गया, ये मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड हो गया। तो लॉन्गिट्यूड जो लंबा है और लैटिट्यूड जो लेटा हुआ है। ठीक है, तो इसी में देखा जाता है कि एक्सपेंशन कितना है। एक्सपेंशन आपको एक और फैक्ट बता देता है कि 1 डिग्री के बराबर होता है आपका 111 किलोमीटर के लगभग। ठीक है, तो इंडिया का जो एक्सपेंशन देखेंगे, लंबाई चौड़ाई ऑलमोस्ट आपको सेम इक्वल लगेगा। जैसे जैसे इसका 32-14 है और 29-33, मतलब 200-300 किलोमीटर का ही फर्क है। तो ये जो आप लंबाई थोड़ा ज़्यादा है ये आपको पता होगा, चौड़ाई थोड़ी कम है। लेकिन आप जब देखेंगे 3214 और 2933 आपको रट जाना है। मतलब मोबाइल नंबर कैसे रटते हैं? 3214 और 2933। 2933 क्या हो जाएगा? इसका चौड़ाई हो जाएगा, और 3234 क्या होगा? लंबाई होगा। तो यहाँ 3000 से ज़्यादा किलोमीटर का एक्सपेंशन आ रहा है, देख रहे हैं? 3000 से ज़्यादा किलोमीटर का एक्सपेंशन आ रहा है, 3234 और 2933। तो 3000, अब 1 डिग्री बराबर
बराबर 111 किलोमीटर होता है। तो ऐसे भी हम लोग पता कर सकते हैं कि जो आपका एक्सपेंशन है 30 डिग्री के लगभग में रहेगा। 1 डिग्री के बराबर 1 डिग्री क्या, मान के चलिए हम लोग जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आप कार्व करते हैं एक ग्लोब के ऊपर, तो सबका 1 डिग्री के अंतराल पे रखते हैं, ठीक है। उससे क्या होगा, एग्जैक्ट पोजीशन हम लोग पता कर पाते हैं। अब जैसे यहाँ का पोजीशन पूछेंगे तो यहाँ का पोजीशन आप बता पाइएगा कि हाँ इतने डिग्री पे हैं हम। तो 1 डिग्री में कितना फर्क होता है, 111 किलोमीटर के लगभग। तो जब 30 डिग्री है यहाँ पे फर्क है तो लगभग आपका 3000 किलोमीटर के लगभग में रहेगा। तो वैसे ही है, इस जब इसका एक्सपेंशन देखते हैं हम लोग लैटिट्यूड। अब इंडिया का कहाँ पे है, इंडिया ग्लोब में देखा जाए, ग्लोब है ये, तो इंडिया कहाँ पे है, तो ऐसे आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है आपका इक्वेटर होता है 0 डिग्री, यहाँ पे आपको इंडिया मिलेगा, क्योंकि 8 डिग्री पे है तो यहाँ आपको नॉर्थ ईस्ट में इंडिया मिलेगा, ठीक है। आप समझ पा रहे हैं, यहाँ पे इंडिया आपको मिलेगा। तो इंडिया का जो एक्सपेंशन है 8 डिग्री से स्टार्ट होता है और 37 डिग्री तक, मतलब 29 डिग्री का डिफरेंस हो रहा है लगभग, एकदम एग्जैक्ट नहीं, हम लोग एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेकर चलते हैं। और यहाँ पे 68 से लेकर 97 तक, यहाँ पे भी आप देखेंगे तो 29 डिग्री का लगभग में हो रहा है। तो 29 डिग्री में आप 111 से गुना करेंगे तो लगभग आपका इतना आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ 68 और 97, ये एकदम आपको रट जाना है, 68 97 हमेशा डिफरेंस देखिए 29 का आ रहा है, तो एक भी याद रहेगा तो आप एग्जाम हॉल में कर पाएंगे। तो 68.7 ये हो गया। ईस्ट में होता है, इंडिया किधर है, ईस्ट हो जाता है इधर और इधर वेस्ट हो जाता है, तो ईस्ट में इंडिया पड़ता है, तो हम लोग ईस्ट में लिखेंगे तो 68 डिग्री ईस्ट हो जाता है, 68 से लेके 97 तक। और उसके बाद नॉर्थ, ये नॉर्थ में पड़ रहा है इंडिया, तो नॉर्थ में हम लोग लिखेंगे 8 से लेके 37 तक। तो ये आपको याद कर लेना है, ठीक है। समझ में आ रहा है, देखिए ग्लोब है, ग्लोब को हमने क्या किया, इमेजिनरी लाइन में डिवाइड कर दिया। अब जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये नॉर्थ साइड हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया और वेस्ट हो गया। तो इंडिया का जो एक्सपेंशन है ईस्ट में ही है ना, ये आपका कितना हो गया, 68 से लेके 97 तक ईस्ट हो गया। और नॉर्थ में जब एक्सपेंड करेंगे तो नॉर्थ में आपका 8 से 37 हो जाएगा, तो ये आपका नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है पूरा। उसके बाद एरिया, टोटल एरिया इंडिया का कितना है, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद आपका जो जोग्राफिकल शेप है वो क्वाड्रेंगुलर है। उसके बाद एक्सटेंशन नॉर्थ में 32, 14, 29, 33, और लोकेशन इन नॉर्थ ऑफ द इंडियन ओशियन के नॉर्थ में है। और इसका लॉन्गिट्यूडनल ईस्टर्न हेमिस्फीयर ईस्ट में है, और इसका लैटिट्यूड क्या है, और ये नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में है, ठीक है। तो हेमिस्फीयर आप देखेंगे, ये हेमिस्फीयर नॉर्थ में है और इधर ईस्ट में है, तो नॉर्थ और ईस्ट दोनों मिलेंगे। जब ईस्टर्न हम लोग इसका एक्सपेंशन देखेंगे तो ईस्ट का आएगा, और नॉर्दर्न देखेंगे तो नॉर्थ का आएगा, ठीक है। तो ये जो हम लोग आपका इसका लॉन्गिट्यूड लिखते हैं, तो लॉन्गिट्यूड में आपका आएगा ईस्टर्न, और ईस्टर्न का ईस्ट से ईस्ट 68 से लेके 97 ईस्ट। और इसका लैटिट्यूड लिखेंगे तो लैटिट्यूड ऐसे होता है, तो ये आएगा 8 डिग्री से 37 डिग्री, ठीक है। ऐसे याद करना है आपको, याद हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, यही पैरेलल्स होता है, बहुत बार इससे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो देखिए कैसे पैरेलल, ये जो आपको दिख रहा है ये आपका इक्वेटर है, इक्वेटर 0 डिग्री पे होता है, और इक्वेटर के 1 डिग्री के अंतराल पे आपके बहुत सारे पैरेलल्स होते हैं। तो 1 डिग्री पे आप खींचेंगे तो यहाँ से मान के चलिए आपका एक ग्लोब है, हम लोग पेन ले लेते हैं, ये आपका एक ग्लोब है, और ग्लोब पे ये आपका 0 डिग्री पे हो गया, और एक पे हम लोग खींचेंगे, एक यहाँ पे कितना जाएगा, 90। तो टोटल कितना आपका पैरेलल्स रहेगा, पैरेलल्स टोटल 90 हो जाएगा। लेकिन याद करिए कि जो 90 डिग्री होता है ना, ये पॉइंट होता है, ये पैरेलल नहीं होता है, ठीक है। ये पैरेलल नहीं होता है, पैरेलल मतलब ये पैरेलल लाइन नहीं होता है, ये पॉइंट होता है। तो इसको हम लोग कंसीडर नहीं करते जब पैरेलल काउंट करते हैं। तो बीपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछ रखा है, तो टोटल ये 90 हो रहा था, तो टोटल 89 हो जाएगा, और 0 डिग्री वाला एक हो जाएगा, और इधर भी 89 हो जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा, 179 पैरेलल्स। तो 1 डिग्री के अंतराल पे कितने आपका पैरेलल्स खींचे गए हैं, 179। ये क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछ रखा है, तो याद कर लीजिएगा 179। क्योंकि हम लोग ये जो आपका नॉर्थ और साउथ पोल है, साउथ पोल, इसको पॉइंट कंसीडर करते हैं, पैरेलल कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है। ये याद हो गया। उसके बाद अब जब हम लोग लॉन्गिट्यूड ड्रॉ कर रहे थे, लॉन्गिट्यूड आप देखेंगे, लॉन्गिट्यूड का एक खासियत है ना कि ऊपर जाएगा ना तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है कम होता जाएगा, और नीचे जाएगा इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा इसका डिस्टेंस मिलेगा, क्योंकि बीच में ही होता है। तो लॉन्गिट्यूड भी एक डिग्री पे हम लोग करते हैं इसका। तो जो मेन है 0 डिग्री पे, उसको हम लोग GMT कहते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम, 0 डिग्री पे। अब क्या था कि उस समय यूके वगैरह जो यूरोपियन कंट्रीज़ थे उनका दबदबा ज़्यादा था, तो इस वजह से डिसाइड किया गया, वो लोग ही डिसाइड करते थे, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन उधर से हुआ था, तो वो लोग डिसाइड कर लिए थे कि जो 0 डिग्री का होगा गुजरेगा हमारे कंट्री से होकर गुजरे, तो उसे डिसाइड कर लिएगा GMT। अब इंडिया का GMT कितना आ जाता है, इंडिया अब इधर से कितना पे आता है, 68 पे। तो इंडिया का GMT 5 घंटा 30 मिनट अहेड होता है। और
जीएमटी में एक और चीज़ हम लोग जब उसमें टाइम वाले में जोन में जाएंगे तो हम लोग और इसमें कुछ फैक्ट्स देखेंगे। फिलहाल तो ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का आप कंसेप्ट देख लिए होंगे कि लैटिट्यूड जो होता है जो लेटा हुआ लैटिट्यूड है, और लॉन्गिट्यूड, और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, बस पोजीशन दिखाने के लिए। अब एक गेंद है, गेंद के ऊपर कोई पॉइंट का हम लोग पोजीशन पूछेंगे तो एग्जैक्ट हम लोग नहीं बता पाएंगे, वहीं पे हम लोग एक इमेजिनरी लाइन खींच देंगे तो इस पॉइंट का पोजीशन हम लोग बता पाएंगे। तो जो पोजीशन है उसको डिटरमाइन करने के लिए हम लोग जो है इमेजिनरी लाइन में ड्रॉ कर दिए हैं इसके ऊपर। तो ये आपका लैटिट्यूड हो गया और ये आपका लॉन्गिट्यूड हो गया, ठीक है। और लॉन्गिट्यूड के मेरिडियन कहा जाता है, ये जो लाइन है मेरिडियन कहा जाता है, इसको पैरेलल कहा जाता है, ठीक। उसके बाद हम लोग ये मेरिडियन हो गया और ये आपका ये हो गया। अब इसमें देखिए जो प्राइम मेरिडियन है, प्राइम मेरिडियन गोइंग ईस्ट अहेड ऑफ जीएमटी। अब क्या हो गया देखिए यहाँ से इसका कहने का मतलब ये है कि जब हम लोग एक ग्लोब पे ड्रॉ किए थे, एक ग्लोब हो गया, अब इसके ऊपर जब हम लोग प्राइम मेरिडियन एक ड्रॉ कर दिए 0 डिग्री पे, तो 0 डिग्री पे इधर जब जाएंगे तो वेस्ट होगा, और इधर जब जाएंगे वेस्ट, और इधर जब जाएंगे तो ईस्ट होगा, ठीक है। तो जीएमटी जो ग्रीनविच मीन टाइम है, मतलब 0 डिग्री पे इस इधर जाएंगे तो टाइम बढ़ेगा और इधर जाएंगे तो माइनस में होता है। तो हम लोग इंडिया में हैं तो +5 आवर 30 मिनट होता है जीएमटी। मतलब जीएमटी जो जितना टाइम हो रहा है यहाँ पे, यदि 5:30 हो रहा है हमारे कंट्री में, तो जीएमटी पे कितना हो रहा होगा, करेक्ट 12 बज रहा होगा, 00 या 12 ऐसा हो टाइम हो रहा होगा वहाँ पे। तो प्राइम मेरिडियन बोला। इंटरनेशनल डेट लाइन जस्ट इसके अपोजिट 180 डिग्री वाला जो है वो इंटरनेशनल डेट लाइन होता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया जीएमटी अहेड ऑफ जीएमटी और बिहाइंड ऑफ जीएमटी। तो ये जो 0 से 180 डिग्री के बीच को जो डिफरेंस होता है वो 12 आवर का हो जाता है। जब अब देखिए 1 आवर 360 डिग्री बराबर 24 आवर हो जाता है, ठीक है। 360 डिग्री बराबर 24 घंटा में पूरा रोटेट कर जाता है जो वो आपका अर्थ है। तो 360 डिग्री बराबर 24 आवर हो रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 से कट करें तो 2 आवर इक्वल टू हो गया 12×2 = 24 और बढ़ती है 36 30 मिनट 30 डिग्री, तो 1 आवर इक्वल टू 15 मिनट होता है। तो इसीलिए जो देश के बीच है एक कन्वेंशन है कि जो भी लोग अपना टाइम लेते हैं, जो उनका टाइम मेरिडियन रहता है, टाइम जोन रहता है, वो जीएमटी के अकॉर्डिंग लेते हैं। और जीएमटी के अकॉर्डिंग मतलब उनका जो आपका मल्टीपल रहेगा ना, 7.5 के मल्टीपल में, 7.5 डिग्री के मल्टीपल में रहेगा, क्योंकि 7.5 डिग्री क्या 30 मिनट देता है। और इसके अकॉर्डिंग यदि ऐसा रहता है तो सबका टाइम जोन, जैसे पाकिस्तान का देखेंगे तो पाकिस्तान का इंडिया से ½ कम रहेगा, 30 मिनट्स कम रहेगा। वहीं इंडिया का देखेंगे तो आपका 82.5 डिग्री है। 82.5 डिग्री लेने का कारण क्या था, क्योंकि ये 7.5 का मल्टीपल है और इससे टाइम निकालने में आसानी होती है। तो एक कन्वेंशन है, कन्वेंशन ये है कि जो भी आपका अपने टाइम जोन लेना है अपने कंट्री का, वो 7.5 के मल्टीपल में लीजिए, 7.5 डिग्री के मल्टीपल में लीजिएगा। तो 7.5 के मल्टीपल में लेंगे तो 30 मिनट्स का डिफरेंस आ जाता है, और 30 मिनट्स का डिफरेंस होता है तो मतलब दूसरे कंट्रीज़ का पता चल पाता है कि यदि हमारे पाकिस्तान, यदि इंडिया में 8 बज रहा है तो पाकिस्तान में 7.30 हो रहा होगा। तो इस तरह से तो एक कन्वेंशन है ये। तो 180 डिग्री पे जाने पे जो हम लोग का जीएमटी था, जीएमटी से एकदम लास्ट में, क्योंकि 180 डिग्री देखिए 0 डिग्री इस साइड होता है, इसको जीएमटी कहते हैं, और इसके अपोजिट साइड में जो 180 डिग्री होता है, आप इमेजिन कर पा रहे होंगे, उसको क्या कहते हैं, उसको इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं। वो 180 डिग्री पे चला जाता है। इधर से जब जाएंगे ईस्टवर्ड जाएंगे हम लोग तो 180 डिग्री पे जाने के बाद 12 आवर प्लस में हो जाता है, और उस साइड से जाएंगे हम लोग तो उसका -12 आवर हो जाता है। तो मतलब ये लाइन जब इंटरनेशनल डेट लाइन, आपको बस इस तरह से हम इमेजिन करवा रहे हैं। इंटरनेशनल डेट लाइन जो है आप ऐसे समझिए, इंटरनेशनल डेट लाइन पहले तो एक तरफ ग्लोब ग्लोब हो गया, एक तरफ तो आपका 0 डिग्री हो गया। अब इसके अपोजिट साइड में आपका आपका आ जाएगा 180 डिग्री, 180 डिग्री। अब ये ईस्टवर्ड था, अब ईस्टवर्ड हम इसको इस तरह से रखते हैं, ये इधर आ गया, हम लोग उल्टा कर दिए तो, और इधर वेस्ट। तो जैसे ही इस लाइन को आप पार करिएगा ना तो एक दिन का गेन हो जाएगा। एक दिन का गेन इसलिए हो जाएगा कि मान के चलिए 31 दिसंबर को आप यहाँ से क्रॉस कर रहे हैं, और यहाँ जब पहुँचेंगे तो 31 दिसंबर ही हो जाएगा, और इधर से 31 दिसंबर को ये लोग इधर से क्रॉस करेंगे तो यहाँ पहुँचेंगे तो इनको 1 जनवरी मिलेगा। तो एक दिन का इधर इधर इनको लॉस हो जाता है, एक दिन का इनको गेन हो जाता है, मतलब एक दिन और मिल जाता है। तो जैसे ईस्ट से आप वेस्ट में जाइएगा तो एक दिन और मिल जाएगा, और वेस्ट से आप जैसे ही ईस्ट जाइएगा
तो एक दिन आपका चला जाएगा। मतलब आज 1 तारीख हो रहा था तो यहाँ 2 तारीख हो जाएगा, यहाँ 2 तारीख हो रहा था तो यहाँ 1 तारीख हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट है, क्योंकि यहाँ आते आते जैसे ईस्ट में ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री, और यहाँ पे थोड़ा जाएंगे इंडिया में आएंगे तो 5.5 घंटा बढ़ जाता है, और जाते जाते 180 पे 12 घंटा बढ़ जाता है, और 12 दोनों मिलके उस साइड से भी 12 और इस साइड से भी 12, 24 घंटा का आपका डिफरेंस आ जाता है। तो इसीलिए एक दिन का गेन और एक दिन का लॉस होता है। तो ये कंसेप्ट आप समझ पाए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे जो जीएमटी की टाइम जोन के बारे में बात कर रहे थे। तो इंडिया का जो टाइम जोन है वो 82.5 डिग्री पे है। 82.5 डिग्री मतलब 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। तो इस ये किधर से होकर जाता है? मिर्ज़ापुर होकर जाता है। और इसमें बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन से स्टेट से होकर जाता है। तो आपको बस स्टार्ट करना है उत्तर प्रदेश से। आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। छत्तीसगढ़ है एक आपका लाइन ऑफ कैंसर, पता होगा कि कैंसर लाइन इंडिया से होकर जाता है, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से होगा। तो ये जो छत्तीसगढ़ में है ना, दोनों इंटरसेक्ट करते हैं। तो जीएमटी जो आपका टाइम जोन है, इंडिया का टाइम जोन, और एक टॉपिक ऑफ कैंसर, दोनों इंटरसेक्ट कहाँ करते हैं? छत्तीसगढ़ में इंटरसेक्ट करते हैं। और ये जो आपका टाइम जोन है वो कहाँ कहाँ किस किस स्टेट को होकर जाता है? तो उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ मैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। छत्तीसगढ़ आपको याद करना है कि दोनों में होता है टॉपिक ऑफ कैंसर, और इधर भी इंटरसेक्ट यहीं पे क्योंकि करता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आपका टॉपिक ऑफ कैंसर जिसकी बात कर रहे थे। तो आप देखिए गुजरात से होकर यहाँ गुजरात से इंटर हो रहा है। गुजरात का कुछ भाग आपका यहाँ पे भी मिल जाता है, राजस्थान में मिलता है, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और झारखंड, और झारखंड के बाद आपका ये जो वेस्ट बंगाल है, उसके बाद त्रिपुरा और उसके बाद मेघालय। इसमें कंट्रीज का एक न्यूमोनिक्स है, मित्र पर गमछा झाड़, ये याद कर लीजिएगा तो आसानी होगा। मित्र पर गमछा झाड़। अब इसमें क्या होता है? मित्र पे हो गया म से मध्य प्रदेश, त्र से त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल और राजस्थान, और ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और झारखंड, और झारखंड, झाड़ से झारखंड हो जाता है। तो इस तरह से आप स्टेट का नाम याद कर सकते हैं, मित्र पर गमछा झाड़। ये बस निमोनिक है, आप पैसे भी याद कर सकते हैं, इसको मैंने बता दिया। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एक्सट्रीम पॉइंट्स। अब जैसे जैसे आपका घटना चक्र में है वैसे वैसे हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं आगे। तो सबसे जो आपका एक्सट्रीम पॉइंट है उसका नामकरण किया गया है कि इंडिया का एक्सट्रीम पॉइंट क्या है। ऐसे हम लोग नॉर्मली कहते हैं ना कि ये हमारा लास्ट अंतिम छोर है, तो एक छोर का जो इंडिया के अंतिम छोर है उसका नाम क्या है, उसी तरह से इसका नामकरण किया गया है। तो वेस्ट साइड में हम लोग देखेंगे, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट पे जो आता है गौर मोता या माता बोला जाता है, तो ये आपका वेस्टर्न पॉइंट है। वहीं आप ईस्टर्न पॉइंट में जाइएगा तो ईस्टर्न पॉइंट में किबिथू कहा जाता है। किबिथू ये कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में है। और ये गौर माता कहाँ पे? गुजरात में है। और यही नॉर्थ में साइड में चलिएगा तो इंदिरा कॉल, और ईस्ट जो साउथ साइड में चलिए जाइएगा तो इंदिरा कॉल की जगह पे ये इसमें है केप कैमोरिन मेनलैंड का। और वही आप जब मेनलैंड से हट के जाएंगे तो इंदिरा पॉइंट आपको मिलेगा यहाँ पे, ये जो अंडमान निकोबार है उसमें इंदिरा पॉइंट। तो जब सबसे साउथर्न पॉइंट पूछा जाएगा तो आपका इंदिरा पॉइंट ही होगा, जबकि मेनलैंड में पूछा जाएगा तो मेनलैंड में आपका केप कैमोरिन पूछा, आप ऑप्शन में टिक करेंगे, ठीक है। तो मेनलैंड में केप कैमोरिन, और जो आपका पूरा साउथर्न साइड में है तो वो आपका इंदिरा पॉइंट है। तो ये याद रहेगा। तो आप बस इधर इधर गौर माता और इधर किबिथू। किबिथू आप समझ सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट टाइप का आपको वर्ड लग रहा होगा। तो किबिथू से नॉर्थ ईस्ट में है तो ईस्टर्न पॉइंट हो जाएगा, और नॉर्थ साइड में है इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल के बाद इंदिरा पॉइंट। अब इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट में बहुत आपको दिक्कत होगा, कभी आपके पास ऑप्शन आएगा तो याद कर लीजिए कि इंथ्रासाइट नामक जो कोयला है वो जम्मू कश्मीर में मिलता है। तो जो कोल है, कोल से कोल कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में, ना कि यहाँ पे अंडमान निकोबार में। यहाँ पे कोल नहीं है। तो कोल कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में, इसलिए इंदिरा कोल कहा गया। और ये पॉइंट इसमें जितने जो भी हैं ये पॉइंट है, और इसलिए इसको इंदिरा पॉइंट कहा गया है। तो कोल, इंदिरा कोल कहाँ पे है? नॉर्दर्न साइड में, और इंदिरा पॉइंट कहाँ पे है? साउदर्न साइड में। कोल कहाँ पे मिलता है? इंदिरा साइड जो कोयला का एकदम से फाइनेस्ट आपका टाइप होता है वो जम्मू कश्मीर में मिलता है। तो इंदिरा कोल आपका लद्दाख, जम्मू कश्मीर वाले में एरिया में है, और यहाँ पे आपका क्या है? इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, याद हो जाएगा आपको। बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन कौन से हैं इंडिया के? तो बॉर्डरिंग कंट्रीज में आप देखिए, पहले पाकिस्तान मिल जाएगा, पाकिस्तान है, पाकिस्तान के बाद नेपाल है, भूटान है, और म्यांमार है, और बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश इसमें क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं कि बांग्लादेश से कौन कौन से स्टेट हैं जो बॉर्डर लाइन बनाते हैं, और पाकिस्तान के साथ कौन कौन से हैं, तो हम लोग वो भी देखेंगे। तो फर्स्ट 2 टाइप्स ऑफ बॉर्डर होता है, एक नेचुरल होता है, एक मैन मेड होता है। मैन मेड क्या हो गया? मैन मेड में कुछ दीवार नहीं बनाया जाता है, बस एक कन्वेंशन हो गया, एक दोनों के बीच एग्रीमेंट हो गया कि ये जो है
बॉर्डर हो गया। नेचुरल क्या होता है? नेचुरल जैसे पहाड़ से हो गया, हिमालय हो गया, वो एक नेचुरल है। नदी हो गया, वो नेचुरल होता है। कोई ओशियन हो गया, वो नेचुरल हो जाता है। तो नेचर जब अलग करती है किसी भूभाग को तो नेचुरल बॉर्डर हो जाता है, और जब एक एग्रीमेंट के थ्रू होता है तो ये मैन मेड हो जाता है। ठीक है, तो वैसे ही आपको दो तरह के बाउंड्रीज मिलेंगे इंडिया में। तो लैंड बाउंड्री जो है वो 15,200 किलोमीटर का है, और जो कोस्ट लाइन है, कोस्ट लाइन अब 7516 जो हो गया ना, 11,098 हो गया। तो इसे ठीक करिएगा, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में एक बार मेजरमेंट किया गया, तो जिस टाइम पे मेजरमेंट हुआ था उस टाइम पे जो हमारे पास मेजरमेंट की जो भी इक्विपमेंट्स थे उतने उस एरिया को नहीं मेजर कर पाई थी, जो बहुत सारे टेरेन होते हैं, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेरेन होते हैं। अभी जब मेजर किया गया तो सबसे ये जो एरिया है 7516 की जगह पे 11,098 आया। और जबकि हमारा लैंड बाउंड्री कितना है? वो 15,200 किलोमीटर है। ये भी फिर से यदि कभी चेंज मेजरमेंट होगा तो ये भी फिर से चेंज हो सकता है। फिलहाल तो याद रखिए कि जो हमारा कोस्ट लाइन है वो 11,098 किलोमीटर है, और जो मेनलैंड है, लैंड बाउंड्री है, 15,200 किलोमीटर है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि हमारा कंट्रीज कौन कौन से कंट्रीज हैं। तो कंट्रीज हम लोग देख लिए, पाकिस्तान, म्यांमार, और इसका एक बार मैप आप लोग देखिएगा कोई स्टेट कौन कौन सा है। सबसे ज़्यादा दिक्कत जो आपका होगा, जो आपका वेस्ट बंगाल यहाँ पे होता है, इसका भाग यहाँ तक जाता है, और इसके वजह से क्या होता है, नेपाल से भी मिलता है, और एक आसाम मिलेगा। आसाम का जो एरिया है यहाँ तक जाता है, तो आपका भूटान से भी मिलेगा। तो इसको आपको केयरफुली देख के आपको ऑप्शन में लगाना है। ठीक है, आप इसको 2-3 बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कौन कौन से जो आपके स्टेट्स थे। तो आप देखिए नेपाल के साथ, जो नेपाल के साथ, पहले तो हम लोग नेपाल को हाईलाइट करेंगे। नेपाल के साथ कौन कौन सा है? बांग्लादेश का देखें ना कुछ पार्ट्स, तो नेपाल के साथ बांग्लादेश भी बना रहा है, बिहार, यूपी, उत्तराखंड और ये सिक्किम। ठीक है, 1, 2, 3, 4 और ये 5। वहीं बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश अभी न्यूज में भी है, तो न्यूज में देखिए बांग्लादेश के साथ सबसे पहले तो वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में बहुत सारे इन्फिल्ट्रेटर्स आते हैं, तो वेस्ट बंगाल हो गया। वेस्ट बंगाल ये देखिए यहाँ तक घेरे हुए। उसके बाद असम का भी कुछ पार्ट्स मिल रहा है बांग्लादेश के साथ, तो असम भी हो जाएगा। वेस्ट बंगाल के बाद असम, मेघालय हो जाएगा, और मेघालय, त्रिपुरा। अब त्रिपुरा को तो तीनों तरफ से बांग्लादेश घेरा हुआ है। यहाँ से देखिए ये एक साइड, दो साइड, तीन साइड, तो तीनों साइड से त्रिपुरा घिरा हुआ है। वही मिजोरम भी, मिजोरम के पास से तो बॉर्डर बनता ही है, तो मिजोरम भी हो जाता है, त्रिपुरा भी हो जाता है, आसाम भी हो जाता है। आसाम ऊपर से भी मिल रहा है, नीचे से भी मिल रहा है, देख रहे हैं, तो आसाम भी हो जाता है, और वेस्ट बंगाल हो जाता है। तो इस तरह से आपके स्टेट्स हो गए। भूटान में आपको देखिए, भूटान में असम हो जाएगा, वेस्ट बंगाल। अभी आप ऐसे इमेजिन करेंगे ना तो आपको दिखेगा नहीं कि वेस्ट बंगाल ऊपर कैसे चला जाएगा, लेकिन देखिए वेस्ट बंगाल का ये जो दार्जिलिंग का एरिया है, वेस्ट बंगाल के अंदर ही आता है। तो ये जो दार्जिलिंग का एरिया है ये भूटान से भी बॉर्डर बनाता है अपना, तो भूटान के साथ अब वेस्ट बंगाल भी आएगा। तो इसे आप ध्यान से देखिएगा, और जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये सब जो होते हैं यहाँ, ये सब आसानी से हर लोग कर लेते हैं, यहाँ पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे जो पाकिस्तान के साथ है, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, तो ये सब आसान होते हैं, यहाँ पे आपको ध्यान देना है नॉर्थ ईस्ट साइड में। अब यहाँ पे देखिए रिवाइज लेंथ ऑफ इंडिया कोस्ट लाइन, वो 7516 से कितना हो गया, 11,098 किलोमीटर। अब जो हमारा कोस्ट लाइन है, पहले तो बॉर्डर लाइन देख लेते हैं, सबसे ज़्यादा बॉर्डर किससे शेयर करता है इंडिया? तो सबसे ज़्यादा बॉर्डर जो है 4,096 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ। ठीक है, याद रखिएगा 4,096। ठीक है, उसके बाद चाइना के साथ 3,488, उसके बाद पाकिस्तान के साथ 3,323, उसके बाद नेपाल। नेपाल और म्यांमार में हमेशा आपको दिक्कत होगा, तो नेपाल के साथ ज़्यादा है और म्यांमार के साथ कम है। ठीक है, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान सबसे नीचे है, वो तो पता है, उसके बाद भूटान है। यहाँ नेपाल में और म्यांमार में नेपाल के साथ बॉर्डर ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा किसके साथ? बांग्लादेश के साथ, उसके बाद चाइना के साथ। तो ये नंबर नहीं भी याद रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, एग्जैक्ट नंबर नहीं पूछा जाता, पूछा जा सकता है तो बांग्लादेश के साथ ही, और के साथ एग्जैक्ट नंबर नहीं पूछा जाता। बस आपको एक अरेंज करने के लिए दे दिया जाए तो अरेंज आप कर पाएँ। ठीक है, अब जो कोस्ट लाइन है, नया जो कोस्ट लाइन आया है, उसमें सबसे ज़्यादा जो कोस्ट लाइन किसका है? थोड़े चेंज हुए हैं, जो गुजरात के नीचे ऊपर थे, तो गुजरात का सबसे पहले भी गुजरात का ज़्यादा था, अभी भी ज़्यादा है। उसके बाद तमिलनाडु का है, आंध्र प्रदेश का है, उसके बाद महाराष्ट्र का, उसके बाद वेस्ट बंगाल का। तो इसको याद करने के लिए गुटम आप याद रखेंगे ना, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, तो आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। गुटम, गुटम से याद करिएगा कि जो नया कोस्ट लाइन है वो किस वे में हमें अरेंज करना है, गुटम में। तो गुजरात का आएगा, तमिलनाडु का आएगा, आंध्र प्रदेश का आएगा, और उसके बाद महाराष्ट्र का आएगा। ठीक है, और यूनियन टेरिटरीज में सबसे ज़्यादा अंडमान निकोबार का, उसके बाद लक्षद्वीप का। तो इस तरह से ये भी याद कर सकते हैं। टोटल कितना है? 11,098 किलोमीटर। तो यहाँ तक हम लोग इंडिया का एक्सपेंशन देख लिए।
इंडिया का एक्सपेंशन कितना है, इंडिया का लैटिट्यूड कितना है, इंडिया का लॉन्गिट्यूड कितना है, इंडिया का टाइम जोन जो है उस टाइम जोन कितने पे है, 82.5 डिग्री पे। तो ये सब हम लोग देख लिए। अब पता है कि जो एरिया है, किसी भी आप मान के चलिए अपना घर बनाएं, आप अपना घर बनाएं तो घर के सामने कुछ भूभाग होता है, घर के सामने कुछ आपका ओटा रहता है, घर के सामने कुछ आप गैराज बनाते हैं, तो ये सब भी एरिया आपका ही रहता है ना। तो मान के चलिए कोई कंट्रीज है और कंट्रीज का कोस्ट लाइन है, कोई कंट्रीज इंडिया हो गया, इंडिया अब ये इतना भाग जो है वो आपके इंडियन ओशियन में आता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इंडिया का इसी के ऊपर अधिकार होगा, इसके आसपास जो पानी है इसके ऊपर किसका अधिकार रहेगा। तो इसके लिए भी एक नियम है अनक्लोज का, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग ये कहता है कि 3 भागों में, पानी को 3 भागों में बांटा है। एक तो आपका टेरिटोरियल जोन होता है, टेरिटोरियल जोन, ठीक है। उसके बाद आपका होता है कंटेजियस जोन, कंटेजियस जोन। उसके बाद आपका होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, इकोनॉमिक जोन। तो 3 जोन हो गया। उसके बाद आपका हाई सी होता है, हाई सी। तीन चार चार कैटेगरी में आप बांट सकते हैं। तो एक पहला हो गया टेरिटोरियल, दूसरा हो गया कंटेजियस और तीसरा हो गया एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो इस तरह से डिवाइड किया गया। जो इसके बाहर का पानी है, वाटर जो है ओशियन वाटर, तो इसमें क्या हो गया, तो अब हम लोग डिस्टेंस को तो किलोमीटर में मापते हैं, लेकिन जब समुद्र का डिस्टेंस होता है वो नॉटिकल माइल में मापते हैं। नॉटिकल माइल, नॉटिकल माइल में कितना होता है, 1852 मीटर होता है। 1852 मीटर। ऐसे तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, लेकिन नॉटिकल माइल में 1852 मीटर होता है। अब जब हम लोग इतना टाइप में डिवाइड कर दिए, तो डिवाइड करने का मतलब क्या था, तो कहता है नियम ये कहता है कि जो टेरिटोरियल जोन है, टेरिटोरियल जोन कितना होता है, 12 नॉटिकल माइल, ठीक है। कंटेजियस जोन यहाँ से लेके फिर नेक्स्ट 12 नॉटिकल माइल। और ये जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है 200 नॉटिकल माइल तक होता है। तो मतलब ये 200 नॉटिकल माइल तक पूरा हो जाएगा। मतलब ये 12, इसके बाद का 12 ये हो जाएगा कंटेजियस जोन, और इसके बाद तक 200 नॉटिकल माइल तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। और इस 200 के बाहर जो हो गया ये हाई सी होता है। इसको क्या कहते हैं, 200 के बाहर जो है हाई सी आ जाएगा। तो फर्स्ट जो 200 नॉटिकल माइल तक है, जो टेरिटोरियल जोन बोल रहे थे, ये बोला जाता है कि आपका सब अधिकार है। जो अधिकार आपके मेनलैंड पे है, जो अधिकार जितना सारा रेस्ट्रिक्शन आप अपने मेनलैंड पे कर सकते हैं, टेरिटोरियल जोन में भी आप उतने सारे रिस्ट्रिक्शन डाल सकते हैं। और कंटेजियस जोन में आप थोड़ा कम कर सकते हैं, वो आप उतना अधिकार नहीं जता सकते हैं। वही इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन में हो गया कि यहाँ पे आपका जो अधिकार है वो सिर्फ और सिर्फ जहाँ यहाँ के जो रिसोर्सेज हैं उसके ऊपर है। अब हाई सी के ऊपर, हाई सी के ऊपर सबका अधिकार सेम रहेगा। यहाँ तक ही आपका 200 नॉटिकल माइल तक ही आपका अधिकार चल रहा था, अब इसके आगे सबका अधिकार रहेगा। तो इस तरह से डिवाइड किया गया। तो हमें पढ़ना कि कौन कौन सा है, टेरिटोरियल जोन पढ़ना है, कंटेजियस जोन पढ़ना है और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अब इसमें क्या अधिकार धीरे धीरे घटता जा रहा है। अब अपना आपका जो घर है, घर के सामने आपने गैरेज बना दिया, उसके ऊपर आपका फुल अधिकार है। घर के गैरेज के आगे कुछ आपका पब्लिक रोड बना दिया गया, तो रोड के इस साइड जो है थोड़ा थोड़ा आपका अधिकार रहेगा, लेकिन रोड के ऊपर आपका अधिकार नहीं हो सकता ना, वो तो पब्लिक का हो गया। तो उसी तरह से है आपका जो सी है, उसके ऊपर 12 नॉटिकल माइल तक आपका फुल अधिकार है। उसके ऊपर 12 नॉटिकल माइल और जाएंगे तो उसके ऊपर थोड़ा कम अधिकार रहेगा। उसके बाद 200 नॉटिकल माइल तक चले जाएंगे तो इसके ऊपर सिर्फ आपके इसके रिसोर्सेज के, आप इस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते किसी के ऊपर। और इसके आगे जाएंगे तो सबका हो जाएगा, 200 के आगे सबका हो जाएगा। तो उसी तरह से हम लोग डिवाइड किए। अब यहाँ पे देखिए, ये जो आपको दिख रहा है गुलाबी से, ये टेरिटोरियल जोन है आपका। टेरिटोरियल जोन दिख रहा है। टेरिटोरियल जोन कहाँ तक है, 12 नॉटिकल माइल तक। 12 मतलब यहाँ तक आपका टेरिटोरियल जोन रहेगा, ठीक है। अब इसके आगे 12 नॉटिकल माइल और आगे जाएंगे तो आपका टोटल क्या हो जाएगा, कंटेजियस जोन। तो कंटेजियस जोन का जो एरिया रहता है वो पूरा 24 नॉटिकल माइल तक रहता है। लेकिन ये जो नॉटिकल माइल, यदि आप टेरिटोरियल जोन के बाहर की बात करें तो 12 नॉटिकल माइल, और टोटल एरिया बात करें तो 24, 12 12 मिल के कितना हो जाता है, 24 नॉटिकल माइल तक। वही इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की बात करें तो ये हो जाता है टोटल 200 नॉटिकल माइल तक। 200 नॉटिकल माइल तक का इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन होता है। लेकिन यदि सिर्फ और सिर्फ यदि ये बात करें कंटेजियस जोन के बाद तो 176 नॉटिकल माइल हो जाता है। 1 नॉटिकल माइल बराबर कितना होता है, 1852 मीटर, ठीक है। तो ये हम लोग समझ गए, ये कंसेप्ट पूरा हो गया। अब ये देखिए 12 नॉटिकल माइल तक ये जो आपका टेरिटोरियल वाटर हो गया, उसके बाद कंटेजियस जोन हो गया 24 नॉटिकल माइल तक, इसके बाहर आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हो गया, और इसके बाहर क्या हो गया, हाई सी, हाई सी, ठीक है। तो ये ऐसे रेगुलेट होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फिजियोग्राफी के बारे में। तो जैसे जैसे आपका घटना चक्र में दिया गया वैसे, तो फिजियोग्राफी का मतलब क्या, फिजियोग्राफी का मतलब होता है कि फोटोग्राफी समझते हैं। फोटोग्राफी मतलब किसी के फोटो का कैसा उसका स्ट्रक्चर है, कैसे उसके मापदंड है। तो फिजियो, फिजियो मतलब उसका
फिजिक कैसा है, फिजिक का मतलब क्या हो गया कि उसके ऊंचावा जो भी फीचर्स हैं वो कैसे हैं। तो इंडिया को यदि आप ध्यान से देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा, यदि सेटेलाइट के थ्रू देखेंगे तो इसमें हम लोग क्या है ना कि देख सकते हैं कि इसका जो आपका इंडिया का जो फिजिकल फीचर्स हैं वो कैसे कैसे हैं। फिजिकल फीचर्स में आपको देखिए पहले हिमालय दिखेगा, हिमालय के बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं एकदम प्लेन दिख रहा है, ये गेंजेटिक प्लेन होता है। उसके बाद आपको देखिए प्लेट्यू रीजन हो गया, ये पूरा 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 देख रहे हैं, ये ऊंचा उठा हुआ भाग। यहाँ किनारे किनारे देखेंगे तो एक और आपको माउंटेन रेंज मिल रहे हैं, यहाँ पे इधर भी माउंटेन रेंज में दिख रहा है, इधर भी माउंटेन रेंज दिख रहा है, इधर भी माउंटेन रेंज दिख रहा है, और ये भी माउंटेन रेंज दिख रहा है। तो इस तरह से हमें फीचर्स दिख गए। तो हम लोग अब इसको आप डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड कैसे करना है, तो आपको तो एक प्लेन में डाल देंगे, गेंजेटिक प्लेन हो गया, हिमालयन रीजन हो गया, उसके बाद प्लेट्यू रीजन हो गया। प्लेट्यू रीजन को भी आप डिवाइड करेंगे तो आपको हाई सेंट्रल हाईलैंड मिलेगा, डेक्कन प्लेट्यू मिलेगा, इस तरह से वेस्टर्न घाट्स मिलेगा, ईस्टर्न घाट मिलेगा। तो इस तरह से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं हम लोग कैसे डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट देखते हैं हिमालय रेंज हो गया, हिमालय रेंज जो चल रहा था यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद नॉर्दर्न प्लेन हमने देखा, प्लेन दिख रहा है जो आप ये प्लेन देखिए, ये नॉर्दर्न प्लेन हो गया। उसके बाद आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू हो गया। पेनिनसुलर क्यों बोला जाता है, पेनिनसुलर इसलिए बोला जाता है कि तीन तरफ से ये पानी से घिरा हुआ है, और जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ था उसको हम लोग पेनिनसुलर बोलते हैं। और इसमें प्लेट्यू क्यों, क्योंकि ये जो भाग आप बीच का देखेंगे ये टेबल आकार का होगा, मतलब उठा हुआ भाग है, ये थोड़ा सा उठा हुआ भाग है, और जो उठा हुआ भाग रहता है उसको हम लोग प्लेट्यू बोलते हैं। तो ये पेनिनसुलर प्लेट्यू हो गया टोटल, ठीक है। तो उसमें डिवाइड किए हैं। इसके बाद आप देखेंगे वेस्टर्न कोस्टल रीजन हो गया। तो इस तरह से हम लोग डिवीजन कर दिया। और कुछ आइलैंड्स हैं, कुछ इधर आइलैंड्स हैं, कुछ इधर आइलैंड्स हैं, कुछ इधर आइलैंड्स मिलेंगे आपको। तो इस तरह से हम लोग डिवाइड कर दिए फिजियोग्राफी को इंडिया का। और एक डिसर्ट एरिया है, डिसर्ट एरिया को भी डिस्टिंक्ट फीचर होता है, तो उसे भी हम लोग अलग से स्टडी कर लेंगे। तो फर्स्ट हम लोग बात करेंगे हिमालयन रीजन के बारे में। तो हिमालय, जब आपका हिमालय कैसे बना था आपको पता है। हिमालय बना था कि जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट था, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट ने यूरेशियन प्लेट से टकराया था। यूरेशियन प्लेट जो था, यूरेशियन प्लेट इस तरह से, और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आपको ऐसे बताते हैं कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट हो गया, और सॉरी ये यूरेशियन प्लेट हो गया, यूरेशियन प्लेट। और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो था इस तरह से ये धीरे धीरे आता गया, इधर इधर बढ़ता गया, और मोशंस के साथ धीरे धीरे आके ये टकराया। अब जो बीच में था ना, ये बीच में तो पानी था पूरा पूरा, बीच में क्या था, पानी था। अब धीरे धीरे पानी के अंदर ये जो इधर से रिवर्स बहते थे, ये इधर से बहुत सारा सेडिमेंट जमा करता था। तो सेडिमेंट, ये बहुत सारा सेडिमेंट्स इधर हो गया था, और धीरे धीरे ये पुश करते जा रहा है, पुश करते जा रहा है। तो सेडिमेंट्स उठते गए, सेडिमेंट्स उठते गए। तो सेडिमेंट्स उठने के बाद जो सेडिमेंट्स बने, सेडिमेंट से ट्रांस हिमालय के निर्माण हो गया, ठीक है। ये जो सेडिमेंट्स फोल्ड, अब जब ये टकराने के बाद जो फोल्डिंग आया, ये फोल्ड होने के बाद हिमालय बना। तो ट्रांस हिमालय जो बना था वो सेडिमेंट से बन गया था, पहले ही बन गया था हिमालय के टकराने से पहले, क्योंकि ये पुश कर रहा था। तो ट्रांस हिमालय पहले बन गया था। उसके बाद ट्रांस हिमालय मतलब ये जो हिमालय के पीछे का एरिया है, हिमालय के पीछे का एरिया भी देखेंगे ना, माउंटेनियस रीजन की तरह मिलेगा, उठा हुआ वहाँ। तो ये सब जो निर्माण हुआ था, ये आपके ये सब स्क्वीज होने से, सेडिमेंट से बना था। उसके बाद जब इंडिया टकराया यूरेशियन प्लेट से, तो जो फोल्ड माउंटेन बना इसकी वजह से बना, टकराने की वजह से। तो जो फोल्डन माउंटेन है वो आपका हिमालय है, और जो सेडिमेंट से बना वो आपके जो हिमालय के ट्रांस हिमालयन में जो माउंटेन्स है वो। तो ट्रांस हिमालय और हिमालयन रीजन, आपको बहुत बार ये पूछा जाता है कि ट्रांस हिमालयन हिमालयन के अंदर आता है नहीं आता। आपके अकॉर्डिंग है, आप इसको ट्रांस हिमालय को हिमालयन के अंदर में रख भी सकते हैं और नहीं भी रख सकते हैं, क्योंकि निर्माण तो इसका हिमालय रीजन का जो निर्माण हुआ हिमालय की वजह से ही हुआ। इंडो जो ऑस्ट्रेलियन प्लेट था यूरेशियन प्लेट के टकराने से ही हुआ। तो आप ये भी कह सकते हैं कि पार्ट है भी और नहीं भी कह सकते हैं, आप कॉन्टेक्चुअल है, किस कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो हम लोग जो हिमालय का रीजन है दो पार्ट में पढ़ते हैं। एक तो ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय मैंने बताया ट्रांस हिमालय क्यों, क्योंकि जब ये पुश करता जा रहा था उधर, तो बीच में जो सेडिमेंट्स जमा हुए थे पहले से इधर धीरे धीरे ये जो एरिया है वो ऊंचा हो गया था। तो ये ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आ गया। और जो टकराने के बाद जो फोल्ड हुआ वो हिमालय बना। तो टकराने के बाद जो बना था वो हिमालय बना था। ये आप इस तरह से देख सकते हैं, ये हिमालय है और ये ट्रांस हिमालय है। तो ट्रांस हिमालय में हम लोग तीन रेंज पढ़ेंगे, एक काराकोरम रेंज, लद्दाख और जास्कर, KLZ आप इस तरह से याद करते हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। और उसके बाद जो है आपका ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक। अब हिमालय को हम लोग तीन पार्ट में बांट कर करेंगे। तो आपका ग्रेटर हिमालय आता है, उसके बाद लेसर हिमालय, लेसर हिमालय या हिमाद्री कहते हैं, उसके बाद शिवालिक, ठीक है। हिमाचल, हिमाद्री ऐसे है, या फिर छोटा हिमालय, बहुत सारे नाम दिए, लेसर हिमालय का बहुत सारा नाम है,
ठीक है, तो इस तरह से आपका हो गया हिमालय। तो ट्रांस हिमालय में कैसे बना था, 33C जो हमने बात कर रहे थे कि इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच जो पानी था उसको क्या कहा जाता था, 33C कहा जाता था। 33C के बीच में बहुत सारे सेडिमेंट्स भर गए थे और ये जैसे जैसे पुश करता गया सेडिमेंट्स ऊपर बढ़ता गया और इससे ट्रांस हिमालय निर्माण हुआ था। और हिमालय का जब ये प्लेट जब यहाँ पे टकराया तो जो फोल्ड हुए उससे हिमालय बना था। ठीक है, कंसेप्ट पूरा हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। अब हिमालय का हम लोग एक्सपेंशन देखेंगे तो हिमालय का एक्सपेंशन 2400 किलोमीटर तक ईस्टवर्ड आप देखेंगे तो 2400 किलोमीटर मिलेगा। और यहाँ पे जो एक्सपेंशन है 400 किलोमीटर, इधर का जो चौड़ाई ज़्यादा है, ठीक है, और इधर जाते 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 नैरो हो जाता है 150 किलोमीटर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये आपका 400 इधर आपका चौड़ाई मिलेगा और इधर 150 किलोमीटर, यहाँ नॉर्थ ईस्ट में जाके थोड़ा संकुचित हो जाता है, जबकि इसका लेंथ कितना हो जाता है 2400 किलोमीटर। ग्रेटर हिमालय सबसे ज़्यादा है बड़ा आपका जो आपका हाइट में है। ग्रेटर हिमालय में बहुत बड़े बड़े माउंटेन मिलेंगे, उसके बाद लेसर हिमालय में और उसके बाद शिवालिक में। तो जो एवरेज हाइट है ग्रेटर हिमालय का, एवरेज हाइट आपको मिलेगा 600 मीटर्स 6000 मीटर्स, मतलब 6 किलोमीटर। 6000 इवन आप से पूछा जाए कि माउंटेन जो माउंट एवरेस्ट है उसकी हाइट क्या है तो आपको पता 8850 मीटर है, मतलब 8.8 किलोमीटर के लगभग। तो इसका एवरेज हाइट ही जो ही ग्रेटर हिमालय का 6000 मीटर है, मतलब 6 किलोमीटर। वहीं लेसर हिमालय का कितना है 3700 से लेके 4500 मीटर, 3700 लेके 4500 मीटर, और शिवालिक का 900 से लेकर 1100 मीटर, ये याद कर लीजिएगा आप। अब यहाँ पे देखिए, अब जो हम लोग हिमालय को डिवाइड कर रहे थे, हिमालय को अब जब डिवाइड करेंगे तो एक तो ग्रेटर हिमालय मिलेगा। अब जो जैसे हिमालय है ना, तो ग्रेटर हिमालय तो एकदम से आपको बेल्ट मिल जाएगा, लेकिन लेसर हिमालय बहुत टूटा फूटा है। एक रेंज यहाँ मिलेगा, उसके बाद यहाँ से स्टार्ट होगा, तो बहुत मुश्किल होता है। तो जो रेंजेज यहाँ पे इतना रेंज है इतना बड़ा, इसका भी नामकरण कर दिया गया है, इसका भी नामकरण, इसका तो पूरा नामकरण है ग्रेटर हिमालय है, लेकिन वो लेसर हिमालय में क्या है, ये छोटा सा भाग, ये छोटा सा भाग, तो एक एक भाग को नामकरण कर दिया गया है। ठीक है, तो वैसे नामकरण आपको दिखेंगे। वैसे ट्रांस हिमालय में भी है, ट्रांस हिमालय में भी मिलेगा आपको, कैलाश रेंज मिलेगा वगैरह वगैरह, तो वो आपको याद करना है। अब इसमें देखिए आपका एक ग्रेटर हिमालय हो गया, ग्रेटर हिमालय, ये लद्दाख और जास्कर ट्रांस हिमालय हो गया, और ये ग्रेटर हिमालय, और ग्रेटर हिमालय के बाद लेसर हिमालय। लेसर हिमालय देखिए एक भाग यहाँ, एक भाग यहाँ से शुरू हो रहा, तो ये जो सबसे ये भाग है पीर पंजाल भाग, लेसर हिमालय का भाग है, उसको हम लोग लॉन्गेस्ट रेंज बोला जाता है। तो लेसर हिमालय का सबसे लंबा जो रेंज है वो कौन सा है, पीर पंजाल। पीर पंजाल कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, तो पीर पंजाल, उसके बाद धौलाधार रेंज हो जाता है, उसके बाद ये इस तरह से जो रेंजेज हैं आप देख सकते हैं। इसके बाद आपका शिवालिक रेंज हो जाता है, नीचे वाला सबसे थर्ड का। और शिवालिक रेंज का जो हाइट भी है वो सबसे कम है, इसका हाइट कितना था 900 से लेके 1100 मीटर तक एवरेज, और लेसर हिमालय का 3700 लेके 4500 मीटर तक। तो हिमालय आप समझ चुके हैं। हिमालय, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय में जो पहले निर्माण हो चुका था, और पहले में भी 3 आपका रेंज मिलेगा, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। उसके बाद जो हिमालय मेन हिमालय बना, इसमें भी 3 रेंज दिखेंगे आपको। पहला ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय के बाद लेसर हिमालय, और लेसर हिमालय के बाद शिवालिक रेंज। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने देखा हिमालय का ओरिजिन, देखा ओरिजिन कैसे हुआ। ओरिजिन हुआ इंडो ऑस्ट्रेलियन जो प्लेट था वो यूरेशियन प्लेट से टकराया, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, और इसके बीच का जो सेडिमेंट्स थे 33C का, उससे बना ट्रांस हिमालय, और जो टकराने से बना वो बना हिमालय। ठीक है, और हिमालय को हमने डिवाइड भी किया, एक ट्रांस हिमालय था, उसके बाद हिमालय के रेंजेस 3 रेंज थे, एक ग्रेटर हिमालय, और इसके बाद लेसर हिमालय और शिवालिक। ठीक है, अब बहुत लोगों ने क्या किया है, इसको हॉरिजेंटल डिवाइड भी किया है। एस बुर्राड करके थे, एस बुर्राड, इन्होंने क्या किया, हिमालय को हॉरिजेंटल डिवाइड किया। हॉरिजेंटल डिवाइड कैसे हुआ, हॉरिजेंटल मतलब क्या हुआ कि जो रिवर उनके बीच में बहती हैं उसके आधार पे इन्होंने हॉरिजेंटल डिवीजन किया। अब जैसे आप देखेंगे यहाँ पे दिखाता हूँ, ये इंडस रिवर हो गया, और इंडस रिवर और सतलुज रिवर के बीच का नाम क्या दिया, पंजाब हिमालय। ठीक है, और सतलज रिवर और काली रिवर के बीच का नाम क्या दिया, कुमाऊं हिमालय। और काली रिवर और तीस्ता रिवर के बीच का नाम क्या दिया, नेपाल हिमालय। और तीस्ता रिवर और दिहांग रिवर, मतलब जो आपका ब्रह्मपुत्रा का एक ट्रिब्यूटरी है, उसके बीच का क्या गया, असम हिमालय। तो इस तरह से इन्होंने हॉरिजेंटल डिवीजन किया हिमालय का। तो आप देख सकते हैं जो आपका हॉरिजेंटल है पंजाब हिमालय है, कुमाऊं हिमालय है, नेपाल हिमालय, और इससे बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछ रखा है असम हिमालय। पंजाब हिमालय या जम्मू कश्मीर हिमालय, इसे जम्मू कश्मीर हिमालय भी बोला जाता है। ठीक है, इंडस और सतलज के बीच, और सतलज और काली के बीच आपका कुमाऊं हिमालय, काली और तीस्ता के बीच नेपाल हिमालय, और तीस्ता एंड दिहांग के बीच असम हिमालय।
तो इतना याद रखना है। उसके बाद देखिए वैली बनते हैं कुछ, आप टूरिस्ट प्लेस गए होंगे जम्मू कश्मीर में या हिमाचल में या देहरादून इधर, तो आपको वैली मिलेंगे। वैली क्या होता है, चारों तरफ से आपको पहाड़ से घिरा हुआ जगह है और बीच में कुछ प्लेसेज हैं। तो ये जो प्लेसेज बच जाते हैं ना, ये इसको वैली कहा जाता है। यहाँ पे आप जाके लोग पिकनिक पे जाते हैं, यहाँ पे बहुत सारे एडवेंचरस गेम वगैरह होते हैं, तो इनको वैली कहा जाता है। ये टूरिस्ट अट्रैक्शन का बहुत अच्छा प्लेस होता है, इसको वैली कहा जाता है। तो वहाँ पे हिमालय में इतने सारे पहाड़ हैं, तो उनके बीच बहुत सारी स्पेस होंगे और बहुत ही अट्रैक्टिव प्लेस है, और जब वहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट लोग जाते हैं तो उनको वैली का नाम दिया है। और कुछ इंपॉर्टेंट वैलीज हैं, जैसे कुल्लू वैली, कुल्लू मनाली का जो ट्रिप होता है, तो कुल्लू वैली कहाँ पे है, ये धौलाधर और पीर पंजाल के बीच में जो हिमाचल एरिया में है, वो उसको कहते हैं कुल्लू वैली। ये कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में है। कुल्लू वैली कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद नेलांग वैली है। नेलांग वैली कहाँ पे है, ये इंडो चाइना बॉर्डर के पास है, उत्तराखंड में। तो ये नेलांग वैली याद रखिए। तो ये सब आपको याद रखना है, कंठस्थ करना है, ठीक है। उसके बाद मरखा वैली लद्दाख में है। मरखा वैली, अब पहलगाम वैली भी है जो वहाँ पे अभी वो अटैक हुआ था। उसके बाद जोकू वैली, उसके बाद यमथंग वैली, और इसके बाद सांगला वैली। सांगला वैली के बाद क्वेश्चन पूछ रखा है हिमाचल प्रदेश में है। तो इस तरह से आपको देखिए यहाँ पे जो है कुल्लू वैली है, इसके बाद कांगड़ा वैली है, इसके बाद मसूरी है, रानीखेत है, नैनीताल है, ये सब वैली मिलेंगे आपको, तो याद करना है। तो कुल्लू वैली, नेलांग, नेलांग कहाँ पे है, ये आपको उत्तराखंड में मिलेगा। मरखा कहाँ पे मिलेगा, लद्दाख में मिलेगा। यमथंग कहाँ पे मिलेगा, आपको सिक्किम में मिलेगा। तो ये आप याद कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, तो अब जो उनके पहाड़ों के बीच बहुत सारे माउंटेन रेंजेस जो होते हैं ना, इनके बीच टूटा फूटा एक, अब जब से माउंटेन है सामने, यदि आप जा रहे हैं, यहाँ पे माउंटेन दिख जाए, माउंटेन दिख जाए, तो आप कैसे पार करेंगे। अब पार करने के लिए कोई रास्ता देखेंगे जहाँ से जो माउंटेन है टूटा फूटा हो, यहाँ से आप ढूंढेंगे। तो ये जो टूटा फूटा रास्ता होता है ना, इसको पास कहा जाता है, पास। और ये रास्ता का काम करता है, इसी से लोग आते जाते हैं। अब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन, पहाड़ के ऊपर रोड तो नहीं मिलेगा ना, जो नेचुरल एक पैथवे होता है, उसी को हम लोग पास कहते हैं। क्या कहते हैं, पास। और बहुत सारे जो रेंजेज होते हैं उनके बीच पास मिलेंगे, जैसे पीर पंजाल हो गया, अब इसके बाद बनिहाल पास हो गया, जोजिला पास हो गया, उसके बाद बारालच्चा पास हो गया, नीति, लिपुलेख, माना, सिपकिला। तो ये स्टेट वाइज एक करके एक मैं लिस्ट दे दूंगा ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम है @विद्यामेंट के नाम से, विद्यामेंट, @विद्यामेंट। तो वहाँ पे उसमें इस उससे क्या करना है, आपको जो स्टेट वाइज है आपका, पहले तो उत्तराखंड का याद कर लेना है, हिमाचल प्रदेश का याद कर लेना है, और उसके बाद लद्दाख, जम्मू कश्मीर, इस तरह से याद कर लेंगे। तो यहाँ पे भी आपको पता होगा कि ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट का एक माउंटेन रेंज मिलता है, तो यहाँ पे भी पासेज मिलेंगे। तो पाल घाट यहाँ पे मिलता है, देखिए यहाँ पे भोर घाट मिलेगा, थाल घाट मिलेगा। तो कभी कभी क्या होता है, अरेंज नॉर्थ टू साउथ अरेंजमेंट में क्लियर दे दिया जाता है। तो हम लोग कुछ जो इम्पोर्टेंट आपके जो पासेस हैं उसको देखेंगे। तो फर्स्ट लद्दाख में कौन कौन सा है, तो लद्दाख में आपका जोजिला है, चांगला है, काराकोरम है, खारदुंगला है। आपको बस याद कर लेना, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि ये पास कहाँ पे है। तो लद्दाख में कौन कौन से है, खारदुंगला, जोजिला, काराकोरम और चांगला, ठीक है। वही हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में आपका सिपकिला है, बारालाचा, भाभा, मारीनाग और परंगला, यांगजी और रोहतांगला। तो रोहतांग, सिपकिला, बारालाचा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। रोहतांग, सिपकिला और बारालाचा। वही सिक्किम में, सिक्किम में एक नाथुला और जिलेपला, ठीक है। नाथुला और जिलेपला कहाँ पे है, सिक्किम में है, ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उत्तराखंड में कौन कौन सा है, माना, मोलिंग, नीति, आप, शिनला, लिपुलेख, कुंगरी, बिंगरी। ये नाम थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा है, बट आपको याद करना पड़ेगा। लिपुलेख हो गया, मानाला हो गया, मोलिंगला हो गया, नीतिला हो गया, रालम हो गया, शिनला हो गया, नामा हो गया। उसके बाद जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल और बनिहाल, बनिहाल पास और पीर पंजाल पास कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सा है, सेला, सेला कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। यांगयापा कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में। डीफू अरुणाचल प्रदेश में। बोमडीला कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। उसके बाद हम लोग अब बात करेंगे माउंटेन रेंजेज के बारे में। तो आप यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो माउंटेन दिख रहे हैं वो एक रेंज में दिखेंगे, बहुत सारे माउंटेन दिखेंगे वहाँ पे। ये देखिए एक माउंटेन रेंज हो जाता है, यहाँ पे देखिए एक रेंज दिख रहा होगा, यहाँ पे एक रेंज दिख रहा होगा, यहाँ पे एक रेंज दिख रहा है, यहाँ पे एक रेंज दिख रहा है। तो ये सब माउंटेन रेंज, यहाँ पे एक रेंज दिख रहा है। तो ये सब जो ढेर सारे माउंटेन्स होते हैं ना, उनको माउंटेन रेंज कहा जाता है, और इसको हम लोग को पढ़ना है।
तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कैसे कैसे। अब यहाँ पे जो माउंटेन रेंज है उसका नामकरण कर दिया। आप जो नॉर्मल है आप देख रहे हैं तो उसका नामकरण कर दिया गया है। नामकरण में आपको पहले दिखेगा यहाँ से यहाँ जो दिखेगा अरावली दिखेगा, इसके बाद विंध्या माउंटेन रेंज दिखेगा, सतपुरा माउंटेन रेंज दिखेगा, इसके बाद वेस्टर्न घाट दिखेगा, ईस्टर्न घाट दिखेगा, छोटा नागपुर दिखेगा। और यहाँ पे ये जो आपका हिमालय का है ना, हिमालय के छोटे छोटे भाग को बहुत सारे नामकरण कर दिया गया, बहुत सारे नाम दे दिए गए हैं, मीरी वोक इस तरह से। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आसाम में भी, मेघालय में भी गारो जयंतिया ये सब जो है वो माउंटेन रेंज मिलेंगे आपको। तो हम लोग देखते हैं माउंटेन रेंज में कौन कौन सा है। तो फर्स्ट आप देखिए अरावली है। अरावली जो दिल्ली तक जो आपका रायसीना हिल्स कहा जाता है, दिल्ली तक जाता है। अरावली में माउंट आबू आपको दिखेगा। ठीक है। गुरु शिखर जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो गुरु शिखर का है। उसके बाद आपको देखिएगा विंध्या रेंज दिखेगा। विंध्या रेंज के बाद सतपुरा रेंज दिखेगा, और सतपुरा रेंज का ही भाग होता है मैकाल, अमरकंटक और रामगढ़, ये सब जो है सतपुरा रेंज के ही पार्ट हैं। ठीक है। तो इसमें जो सतपुरा रेंज में है सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है? धूपगढ़। ठीक है। और जो आपका अरावली था उसमें गुरु शिखर। अब वेस्टर्न घाट में सबसे जो आपका हाईएस्ट पीक है अनाईमुंडी है। वहीं ईस्टर्न घाट में जिंदागोदा है। तो जिंदागोदा पीक जो है उड़ीसा में वो आपका है। ठीक है। तो इसके बाद आप देखिए जो हिमाचल का टूटा फूटा भाग है इस तरह से, इसके बहुत सारे नाम दिए गए हैं, जैसे डफला, मीरी, अबोर, मिसमी, पटकाई और आपका ये अरनक्योमा। तो अरनक्योमा जो है ना, ये यही पार्ट जो है यहाँ तक आ जाता है आपका ये अंडमान निकोबार में। तो अंडमान निकोबार जो है एक्सटेंडेड पार्ट है किसका? हिमालय का ये तो कुछ भाग जो है दिखाई दे रहे हैं उसको हम लोग अंडमान निकोबार कहते हैं। ठीक है। इतना समझिए। ये सब डफला, मेरी, अबोर, ये जो टूटा फूटा भाग है हिमालय का, उसी का नामकरण किया कर दिया गया है। ये देखिए गारो, खासी, जयंतिया, तो बहुत बार मिकीर, पटकाई, ये सब नॉर्थ टू साउथ या ईस्ट टू वेस्ट सजाने के लिए दे दिया जाता है क्वेश्चन में। बट अभी इंपॉर्टेंट है कि जो आपका माउंटेन रेंज का सबसे हाईएस्ट पीक है, जैसे सतपुरा का धूपगढ़ है, आपका अरावली का गुरु शिखर है, उसके बाद आपका ईस्टर्न घाट का जिंदागोदा है, और वेस्टर्न घाट का अनाईमुंडी है, याद कर ले। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मेजर प्लेट्यूज। अब मैंने बताया है, आप यहाँ पे मैंने पहले ही बताया था कि जो हमारा फिजियोग्राफिक है इंडिया का, आप देखेंगे तो ये सब जो भाग उल्टा हुआ भाग है ना उसको प्लेट्यूज कहते हैं। अब इस प्लेट्यूज का भी नाम दे दिया गया। स्टडी करना है तो उनका अलग अलग नाम दे दिया जाएगा, तो हम लोग डिस्टिंक्ट फीचर को स्टडी कर पाएंगे। तो अलग अलग नाम दे दिया गया। अब देखिए यहाँ पे आपको प्लेट्यूज मिलेंगे जो भाग थे। ये जो भाग है ये आपका मालवा प्लेट्यू होता है। इसके बाद मालवा प्लेट्यू के बाद बुंदेलखंड होता है। बुंदेलखंड के बाद बघेलखंड होता है। ये क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछ रखा है। उसके बाद छोटा नागपुर प्लेट्यू है। उसके बाद मेघालय प्लेट्यू है। उसके बाद इधर देखिए महाराष्ट्र प्लेट्यू, कर्नाटका प्लेट्यू, और ये आपका तेलंगाना प्लेट्यू, रॉयल सीमा हिल्स जो इसको बोलते हैं। उसके बाद दंडाकारण्य प्लेट्यू। तो इस तरह से हम लोग प्लेट्यू रीजन में डिवाइड कर देते हैं। क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसके बगल में जो आपका बघेलखंड है वो किसके बगल में है, या फिर सेंट्रल हाईलैंड, इस तरह से क्वेश्चन बना के पूछे जाते हैं। तो सारा प्लेट्यू आपने देख लिया। अब ये जो मेघालय प्लेट्यू देख रहे हैं ना, ये आपका डेक्कन का ही पार्ट है। इधर से जो मालदा गैप हुआ था, मालदा गैप की वजह से ये पार्ट अलग हो गया, लेकिन ये जो भाग है इधर का ही भाग है, मेनलैंड का ही भाग है। ठीक। तो पूछा जाता है मालदा फॉल्ट किस किस को प्लेट्यू को अलग करता है, तो मेनलैंड से आपका ये जो आपका मेघालय प्लेट्यू है उसको अलग करता है। अब हम लोग स्टडी करेंगे आइलैंड के बारे में। तो आइलैंड क्या होता है? आइलैंड वो होता है जो चारों तरफ पानी से घिरा होता है, ऐसा भूभाग जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ। और पानी से घिरा हुआ मतलब वो कि नदी के पानी से भी घिरा हुआ हो सकता है, या ओशियन के पानी से भी घिरा हुआ हो सकता है। तो जो आइलैंड है वो नदी के द्वारा भी इंडिया में बनाया जाता है। ब्रह्मपुत्रा मजुली आइलैंड का नाम सुने होंगे आप, सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है। तो वैसे भी आइलैंड है। यहाँ पे आप देखेंगे तो रिवर के द्वारा पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में बहुत सारे आइलैंड बनाए हुए हैं, जैसे गंगा आइलैंड है, इस तरह से। तो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो हमारा मेजर आइलैंड है वो आपका अंडमान निकोबार है। ये अंडमान निकोबार का जो आइलैंड है ये आप याद रखिए कि अराकान योमा का जो एक्सटेंशन है ना वही है, हिमालय का एक्सटेंशन ही है, यही अंडमान निकोबार है। तो अंडमान निकोबार में कितने हैं? ये मोर देन 550 प्लस आइलैंड्स हैं। और इसमें लक्षद्वीप आइलैंड है, इसमें आपको 36 आइलैंड्स दिखेंगे। 36 आइलेट्स या आइलैंड बोल सकते हैं आप। ठीक है। बहुत छोटा छोटा है। तो इस दोनों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। आइलैंड हमने बता दिया क्या होता है आइलैंड। तो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं अंडमान निकोबार। तो अंडमान निकोबार का जो आइलैंड है उसमें बहुत सारे पार्ट्स को अलग अलग डिवाइड किया गया। जैसे सबसे ऊपर वाला पार्ट्स है नॉर्थ नॉर्थ अंडमान हो गया। तो पहले तो अंडमान निकोबार में तो ए अंडमान हो गया,
और ये आपका निकोबार हो गया। अंडमान और निकोबार को अलग कौन सा करता है, तो ये 10 डिग्री चैनल है जो अंडमान और निकोबार को अलग करता है। अब इसमें भी स्पेसिफिक पूछा जाए क्वेश्चन कि कौन से दो आइलेट्स के बीच है 10 डिग्री चैनल, तो आप कह सकते हैं कि जो लिटिल अंडमान है और कार निकोबार है उसके बीच का जो भाग है वो 10 डिग्री चैनल है। 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार, इसको क्या बोला जाता है, कार निकोबार। ठीक है। इसमें और कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं अंडमान निकोबार से रिलेटेड, जैसे इसमें टोटल कितने आइलैंड्स हैं, तो लगभग लगभग 836 आइलैंड्स हैं। ठीक है, 36 आइलेट्स बोल सकते हैं, आइलेट से बन के आइलैंड बनता है, तो 836 आइलेट्स हैं। एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि इंडिया का एकमात्र जो एक्टिव वोल्केनो है वो है बारेन आइलैंड। ठीक है, वो बारेन आइलैंड कहाँ पे मिलेगा, आप देखिए यहाँ से नॉर्थ ईस्ट से मिलेगा, यहाँ पे मिडिल अंडमान जो है, मिडिल अंडमान के साइड में ईस्ट साइड में मिलेगा आपको बारेन आइलैंड। उसके बाद ये पूछा जाता है कि दो पीक आपको इंपॉर्टेंट है, एक थुलियर पीक है और एक सैडल पीक है। तो सैडल पीक जो है वो नॉर्थ अंडमान में है और थुलियर पीक है वो आपका ग्रेट निकोबार में है, और नीचे वाले पार्ट को क्या बोला जाता है, ग्रेट निकोबार। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट थे आपके अंडमान निकोबार से। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे लक्षद्वीप आइलैंड के बारे में। तो लक्षद्वीप आइलैंड काफ़ी न्यूज में भी था। तो लक्षद्वीप आइलैंड जैसे हम लोग अंडमान निकोबार को अलग किए थे ना, अंडमान और निकोबार, उसी तरह से लक्षद्वीप आइलैंड को हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं, एक अमिंडवी होता है और एक मिनिकॉय होता है, अमिंडवी और मिनिकॉय। तो ऊपर वाले भाग को अमिंडवी कहा जाता है और नीचे वाले भाग को मिनिकॉय कहा जाता है। ठीक है, तो आपको पहले तो अमिंडवी में देखेंगे कि बहुत सारे आइलैंड्स मिलेंगे, तो इसमें आपको इंपॉर्टेंट जो है कालपेनी है, ये सब पूछा जाता है, एंड्रोथ है और इसके बाद कवारती है, ये आपके अमिंडवी में मिल जाएगा। और अमिंडवी और मिनिकॉय को 9 डिग्री चैनल जो है अलग करता है। मिनिकॉय ये याद रखिए, और मिनिकॉय के नीचे मालदीव। तो आपको इस तरह से याद करना है, अमिंडवी, मिनिकॉय और यहाँ पे आपका मिनिकॉय के बाद आपका मालदीव आ जाता है। तो मालदीव और मिनिकॉय को अलग कौन सा करता है, 8 डिग्री चैनल, और इसको कौन करता है, 9 डिग्री चैनल। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो 8 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, मिनिकॉय और मालदीव को, या इंडिया और मालदीव, क्योंकि मिनिकॉय जो रीजन है इंडिया का है, तो इंडिया और मालदीव को अलग करता है कौन सा, 8 डिग्री चैनल। और 9 डिग्री चैनल क्या करता है, मिनिकॉय को अलग करता है लक्षद्वीप से, लक्षद्वीप या मिनिकॉय को अलग करता है। तो आपको इस तरह से याद रखना है, इसे और आसान भाषा में समझिए। तो अमिंडवी ये हो गया, अमिंडवी के बाद मिनिकॉय हो गया 9 डिग्री चैनल, और 8 डिग्री चैनल क्या, मालदीव को अलग करेगा, मालदीव को किससे, मिनिकॉय से। तो ये आपका हो गया लक्षद्वीप के बारे में। इसमें टोटल कितने आइलैंड थे, 36 आइलैंड थे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ट्राइब्स के बारे में। तो जो 2011 सेंसस हुआ था, 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग जो पॉपुलेशन है, ट्राइबल पॉपुलेशन कितना है, 8.6%, ये याद रखिएगा। और सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट पॉपुलेशन है ट्राइबल्स का, वो कौन से राज्य में है, वो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन है। और किस में ट्राइब्स नहीं पाए जाते हैं, कौन से स्टेट्स में, तो पंजाब में, वेस्टर्न साइड में है ना, पंजाब में नहीं पाए जाते हैं, हरियाणा में नहीं पाए। देखिए एक कंसेप्ट बताता हूँ मैं, कि जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वहाँ कहाँ पे रहती है, वो रहते हैं जंगल में, फॉरेस्ट एरिया में, जहाँ पे जहाँ ज़्यादा फॉरेस्टेड एरिया है, जैसे मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, तो ये सब एरिया जहाँ पे ज़्यादा फॉरेस्ट है वहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन रहते हैं, तभी उनका डिस्टिंक्ट जो कल्चर है वो प्रोटेक्टेड रहता है। तो जो ट्राइबल पॉपुलेशन पंजाब में आप देखेंगे फॉरेस्ट एरिया बहुत कम है, हरियाणा में बहुत कम है, ये सब जो एरिया है यहाँ पे फॉरेस्ट एरिया बहुत कम मिलेंगे, इसलिए यहाँ पे पॉपुलेशन जो ट्राइबल पॉपुलेशन नहीं है, ना के बराबर है, मतलब जो सेंसस है उसके अकॉर्डिंग ना नहीं है बिल्कुल। तो इसमें जो ट्राइबल पॉपुलेशन है किस में नहीं है, पंजाब में नहीं है, हरियाणा में नहीं है, चंडीगढ़ में नहीं है, दिल्ली में नहीं है और पुदुचेरी में नहीं है, ये सब आपका हो गया यूनियन टेरिटरी, और स्टेट में हो गया पंजाब और हरियाणा। ठीक है, अब पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा कौन से ट्राइबल पॉपुलेशन में, ट्राइब में भी बहुत सारे ट्राइब्स होते हैं, एक भील होते हैं, कोल, भील, गोंड, संथाल, ये मुंडा। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो ट्राइबल पॉपुलेशन कौन से, भील की संख्या है, उसके बाद गोंड है, उसके बाद संथाल है। बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं, गोंड को पहले रखते हैं, तो सबसे पहले भील है, भील की सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, उसके बाद गोंड है, उसके बाद संथाल है। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट मेजर ट्राइब्स जो है इंडिया का, वो आपको याद करना पड़ेगा। उसके लिए एक लिस्ट मेरे पास है, वो मैं आपको बताता हूँ। अब इसमें ना सारा याद करना मुश्किल है, एक स्टेट को लीजिए, एक स्टेट में 2-3 जो ट्राइब्स हैं इंपॉर्टेंट है उनका याद करना है। जैसे आपका जो सिक्किम में है, सिक्किम में लेप्चा जो है वो इंपॉर्टेंट है, भूतिया जो है ये इंपॉर्टेंट है। वहीं आप अरुणाचल प्रदेश में जाएंगे तो अपतानी जो है इंपॉर्टेंट है, मिसमी जो है इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट का 2-3 जो है वो आपको याद करना पड़ेगा। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं, स्टार्ट करते हैं बिहार से। तो बिहार में आपको देखिए, यहाँ पे बिहार में नहीं दिया है, बिहार में बहुत सारे संथाल पाए जाते हैं, मुंडा पाए जाते हैं, ये सब बिहार में पाए जाएंगे। झारखंड
उत्तराखंड में कौन कौन से पाए जाते हैं? संथाल, पहरिया, मुंडा, हो, बिरहोर, ओरांव, खरिया, तो ये सब बिहार में भी पाए जाते हैं। ठीक है। उड़ीसा में आपके जुआंग, सवरा, करिया, कोंड, कांध, ये सब। तो ये आपको एक लिस्ट मैं दे दूंगा ग्रुप में, उस लिस्ट से आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसमें भी बहुत ही आपका टेढ़ा नहीं पूछा जाएगा, वही पूछा जाएगा जो इंपॉर्टेंट, जैसे गारो, खासी, जयंतिया, ये मेघालय में बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। आपातानी भी क्वेश्चन पूछा गया है। थारू पूछा गया, थारू कहाँ मिलते हैं? तो ये आपके उत्तराखंड में मिलेंगे। गद्दी, गुज्जर, बकरवाल, बकरवाल आपको जम्मू कश्मीर में मिलेंगे। गद्दी कहाँ मिलेंगे? आपके हिमाचल प्रदेश में मिलेंगे। ये लोग पहाड़ के ऊपर ट्रांसमाइग्रेशन इनके बीच पाया जाता है। ठीक है। कोल, भील और मीना कहाँ पे मिलते हैं? राजस्थान में मिलते हैं। ठीक है। वही महाराष्ट्र का एक इम्पॉर्टेंट है, महाराष्ट्र में आपको मिलेगा भुंजिया, धोदिया, कटकरी, कथोडी, ये सब। और आपका देखिए एक टोडा होता है, टोडा, कोटा, ये सभी इंपॉर्टेंट है। ये सब आपके वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट जहाँ पे मिलता है वहाँ पे मिलते हैं। टोडा, कोटा, ये बीपीएससी ने पूछ रखा है, तो ये सब आप याद कर लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ड्रेनेज सिस्टम के बारे में। तो ड्रेनेज सिस्टम आपको पता होगा कि दो भाग में बांटा जाता है, एक हिमालय रिवर सिस्टम होता है, एक पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। पेनिनसुलर रिवर सिस्टम में क्या क्या डिवीजन है वो हम लोग बाद में देख लेंगे। तो हिमालय रिवर सिस्टम में जो इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम है, गंगा रिवर सिस्टम है, इंडस रिवर सिस्टम है और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है। और पेनिनसुलर में आपका गोदावरी, कृष्णा, ये सब मिल जाएंगे। तो फर्स्ट गंगा के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो गंगा है दो धारा से मिलकर बनी है, एक गंगोत्री, भागीरथी जो गंगोत्री से निकलती है, और दूसरा अलकनंदा। मतलब एकदम से हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। तो गंगा जो है वो दो धारा से मिलकर बनी है, एक भागीरथी का और एक अलकनंदा, और ये दोनों कहाँ मिलते हैं? देवप्रयाग में मिलते हैं, और यहाँ से गंगा कहा जाता है। ठीक है। लेकिन अब इसके अंदर भी जाएंगे तो आप देखेंगे कि अलकनंदा बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज से मिलती है। वो बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज कौन कौन से हैं? तो आप देखिए अलकनंदा ये है, तो निकलने के बाद धौली से मिलती है, धौली के बाद ये नंदाकिनी से मिलती है, नंदाकिनी के बाद पिंडार से मिलती है, और यहाँ पे देखेंगे तो मंदाकिनी से मिलेगी। ठीक है। तो ये आपका जो ट्रिब्यूटरीज हैं, बहुत सारे रिवर्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, वो अलकनंदा में मिलते हैं, ना कि भागीरथी। और यहाँ पे आके भागीरथी मिलती है, और भागीरथी की मिले ये देवप्रयाग में, और यहाँ से गंगा कहा जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को ऑरिजिन देखना है कि भागीरथी का ऑरिजिन क्या था? गंगोत्री था। वही आप अलकनंदा का ऑरिजिन क्या है? बद्रीनाथ है। अलकनंदा का ओरिजिन बद्रीनाथ, और यहाँ पे देखेंगे अलकनंदा बद्रीनाथ से निकल रही है। उसके बाद धौली, धौली कहाँ पे? विष्णु प्रयाग में। उसके बाद नंदाकिनी, नंद प्रयाग में। और पिंडार, कर्ण प्रयाग में। पिंडार कहाँ पे मिल रही है? कर्ण प्रयाग में। क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है। उसके बाद मंदाकिनी कहाँ मिल रही है? रुद्र प्रयाग में। तो देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग, नंद प्रयाग और विष्णु प्रयाग। तो आपका लास्ट में जो वहाँ से गंगा कहलाती है, वहाँ अलकनंदा और भागीरथी मिलते हैं देवप्रयाग, और जहाँ पे पिंडार मिलती है वहाँ पे कर्णप्रयाग। मंदाकिनी जहाँ पे मिलती है, मंदाकिनी कहाँ से निकलती है? केदारनाथ से। तो ये याद करिएगा कि मंदाकिनी केदारनाथ से, अलकनंदा बद्रीनाथ से। और ये जहाँ पे मंदाकिनी मिलती है उसको क्या कहते हैं? रुद्रप्रयाग कहते हैं। रुद्रप्रयाग कहाँ पे? मंदाकिनी और अलकनंदा, क्योंकि ट्रिब्यूटरी जो आकर मिल रहे हैं वो अलकनंदा में ही मिल रहे हैं, भागीरथी में कोई ट्रिब्यूटरीज नहीं मिल रही है। तो हमें याद रखना है कि अलकनंदा के साथ जो मंदाकिनी मिलती है वहाँ का कौन सा मिलती है? कहाँ पे? रुद्रप्रयाग में। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए एक बार, जो आपका गंगोत्री है, गंगोत्री से भागीरथी मिली, भागीरथी में यहाँ पे अलकनंदा आगे मिलती है। अलकनंदा में बहुत सारे धौली, नंदाकिनी, पिंडार, और इधर से लेफ्ट साइड से आपका केदारनाथ से निकलने वाली मंदाकिनी रिवर मिलती है। ठीक है। अब ये बहुत सारे इसके ट्रिब्यूटरीज जो हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो ये जो गंगा यहाँ से गंगोत्री निकल रही है यहाँ तक, ये जाते 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 यहाँ तक मेघना बन के यहाँ पे जो समुद्र में मिल जाती है। इसके पहले आप देखेंगे तो पहले तो यमुना रिवर मिलती है, ये यमुना रिवर आपको इलाहाबाद में। उसके बाद रामगंगा, गोमती, गोमती के बाद घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, और उसके बाद पद्मा। पूरे जो लास्ट में मिलने से पहले, समुद्र में जस्ट मिलने से पहले गंगा को क्या बोला जाता है? मेघना बोला जाता है। ठीक है। और जो राइट साइड से कौन कौन से ट्रिब्यूटरीज मिलते हैं वो आप देखिए, चंबल रिवर है, सिंध रिवर है, बेतवा है, किन है, सोन है। और उसके बाद ये जो यहाँ पे है ना, बैराज से दो जो गंगा है बाइफर्केट हो जाती है, एक हुगली और एक आपका जो गंगा है वो। तो हुगली रिवर इधर से पश्चिम बंगाल से होते हुए, और जो गंगा है वो बंगाल में चली जाती है, बांग्लादेश में चली जाती है। ठीक है। तो ये आपको ट्रिब्यूटरी जो है ये ईस्ट से वेस्टवार्ड, वेस्टवार्ड से ईस्टवार्ड आपको याद करना पड़ेगा। तो पहले चंबल होता है, सिंध होता है, बेतवा होता है, केन होता है, सोन होता है, और उसके बाद हुगली। हुगली मतलब ये तो बाइफर्केशन है। उसके बाद हम लोग लेफ्ट साइड का देख लेते हैं। लेफ्ट साइड में आपको मिलेगा रामगंगा, गोमती, गोमती के बाद घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा।
ठीक है। टोटल गंगा का कितना लेंथ है, टोटल लेंथ आपको पता होना चाहिए कि टोटल लेंथ 2500 किलोमीटर के लगभग है। अब हम लोग बात करेंगे गंगा जो बिहार में कैसे इंटर करती हैं। तो बिहार में गंगा जो चौसा से बक्सर को होते हुए इंटर करती हैं, ठीक है। और गंगा इस तरह से बहते हुए मतलब बिहार को दो अनइक्वल पार्ट में डिवाइड करती है गंगा, ठीक है। अब ये गंगा के कितने सारे ट्रिब्यूटरीज हैं बिहार में, तो सबसे पहले तो देखेंगे तो कर्मनासा यहाँ पे चौसा में आकर मिलती है। उसके बाद सोन नदी है, उसके बाद पुनपुन है, उसके बाद फल्गु है। फल्गु जो निरंजना और मोहना रिवर से मिलके जहाँ पे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, निरंजना नदी के किनारे, और ये मोहाना, ये दोनों मिलकर यहाँ से फल्गु कहलाती है, ठीक है। उसके बाद किउल रिवर है। और ये लोग कहाँ कहाँ मिलते हैं, आप ये लिखा हुआ है, जो आपका कर्मनासा है चौसा में मिलता है। इसके बाद ये जो घाघरा है, ये घाघरा आपका सारण में मिलता है। उसके बाद जो सोन है वो दानापुर में मिलता है। और उसके बाद जो आपका गंडक है वो सोनपुर में मिलता है। और पुनपुन फल्गु ये सब फतुहा में मिलते हैं। उसके बाद आपके बूढ़ी गंडक, वो आपका ये जो किउल है लखीसराय, और बूढ़ी गंडक जो है खगड़िया। और उसके बाद ये जो बागमती, कमला, कोसी, ये सब कटिहार में मिलते हैं। महानंदा ये बिहार के बाहर में बंगाल में मिलती हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं गंगा को। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इंडस रिवर सिस्टम के बारे में। तो इंडस रिवर सिस्टम में हम देखेंगे कि इंडस कहाँ से निकलती है। सबसे पहले तो बुखारचू ग्लेशियर जो है वहाँ से इंडस निकलती है, बुखारचू ग्लेशियर, ठीक है। ये निकल के इस तरह से बहती है। अब इसके जो फ्लो है उसमें देखेंगे बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज मिलेंगे। तो सबसे पहले तो इंडस हम लोग बना लिए, इंडस के बाद सबसे नीचे आपको सतलज बनाना है, ठीक है। तो आपको सतलज के बाद इसके जो ट्रिब्यूटरीज हैं, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, बहुत लोगों को कठिनाई होती है याद करने में। तो आपको इसे हमने जो निमोनिक याद किया, आप किसी तरह से का एक निमोनिक बना लीजिए, उससे आपको याद हो जाएंगे। अब इसमें देखिए, तो सबसे पहले जो सतलज है, सतलज में ब्यास आके रिवर में मिल जाती है। और एकमात्र ये ट्रिब्यूटरीज है जो इंडिया के अंदर मिलती है। बाकी जितने सारे ट्रिब्यूटरीज हैं वो सब इंडिया के बाहर पाकिस्तान में मिलेंगे। ये झेलम में देखिए, ये चेनाब पाकिस्तान में मिल, रावी पाकिस्तान में, ब्यास ये जो सतलज के साथ मिल जाती है पहले इंडिया में, ठीक है। और ये जो सारे जो रिवर हैं वो चेनाब में होते हुए यहाँ पाकिस्तान में जाके मिलते हैं। अब कुछ क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं कि जो इंडस के हैं वो राइट साइड के कुछ ट्रिब्यूटरीज के नाम हैं। तो राइट साइड में ट्रिब्यूटरीज में आपके देखिए बहुत सारे गोमल हैं, कुर्रम है, कोनार है, स्वैट है, गिलगिट है, श्योक है, ये सब राइट साइड के ट्रिब्यूटरीज हैं। लेफ्ट साइड में कौन से, सोहन रिवर है, चेनाब है, ये सब लेफ्ट साइड के ट्रिब्यूटरीज हैं। तो ये इंडस रिवर सिस्टम हो गया, ठीक है। तो ये इसमें बस रिवीजन पर्पस से है कि ये सब आपको दिमाग में आ जाए कि कहाँ कहाँ से कौन कौन सी रिवर मिल रही है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ये इसके ट्रिब्यूटरीज के बारे में। तो झेलम देखिए कहाँ से, तो जो इंडस था वो कारचू ग्लेशियर हमने पढ़ा। उसके बाद झेलम जो है वेरीनाग से, क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछ रखा है कि झेलम रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो वेरीनाग, ये जम्मू कश्मीर वेरीनाग है। और जो आपका रावी और ब्यास मिलेगा, रावी और ब्यास दोनों आपको रोहतांग पास से निकलते हैं। तो रोहतांग, रावी और ब्यास रोहतांग पास से हिमाचल प्रदेश में। चेनाब कहाँ से, तो बारालाचा हिमाचल प्रदेश, बारालाचा जो पास है वो वहाँ से चेनाब निकलता है। और रावी ब्यास रोहतांगला, ठीक है, रावी ब्यास आपका रोहतांगला। और सतलज जो राक्षस ताल जो मानसरोवर के पास है ना, क्योंकि तीनों ब्रह्मपुत्रा हो गया, इंडस हो गया और सतलज, ये तीनों आसपास से निकलते हैं। और आसपास को क्या कहता है, मानसरोवर लेक। और मानसरोवर लेक के बहुत सारे पार्ट्स को इधर उधर का अलग, बोकारोचू ग्लेशियर वगैरह वगैरह नाम दे दिया गया है। तो मानसरोवर लेक से तीनों निकलेंगे आपके, ब्रह्मपुत्रा भी, इंडस भी और सतलज भी। ये कहाँ से निकलता है, ये राक्षस ताल लेक जो है नियर मानसरोवर, वहाँ से निकलता है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे ब्रह्मपुत्रा के बारे में। तो ब्रह्मपुत्रा कहाँ से ओरिजिन होता है, तो चेमायुंगडंग ग्लेशियर है। चेमायुंगडंग ग्लेशियर से होते हुए ये यहाँ पे अब नामचा बारवा से एकदम से यू टर्न लेता है। नामचा बारवा याद रखिएगा, नामचा बारवा के पास से। और यहाँ पे क्या कौन सा मिलता है, एक दिबांग करके रिवर जो है वो मिलता है। उसके बाद लोहित, और लोहित मिलने के बाद, ये ट्रिब्यूटरी मिलने के बाद इसको क्या कहा जाता है, ब्रह्मपुत्रा बोला जाता है। नहीं तो उसके पहले इसको क्या नाम बोला जाता है, सिहांग बोला जाता है, सिहांग रिवर, ठीक है। और यहाँ लोहित और दिबांग मिलने के बाद इसको क्या बोला जाता है, ब्रह्मपुत्रा रिवर बोला जाता है। इसमें बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज मिलेंगे। पहले तो सुबनश्री, मानस, तीस्ता, और नीचे से कौन सा, धनश्री, कपिली, और ये आपका मेघना है।
और मेघना रिवर के मिलने के बाद ही इस रिवर को मेघना कहा जाता है। गंगा और ब्रह्मपुत्रा के मिक्सचर और उसके बाद मेघना मिलने के बाद ये रिवर मेघना कहलाता है। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा रिवर पे ही एक मैंने बात करा था आइलैंड के बारे में, तो रिवर आइलैंड है माजुली आइलैंड, जो सबसे बड़ा आइलैंड है, विश्व का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड माजुली आइलैंड है। ठीक है, अब कुछ हम लोग पेनिनसुलर रिवर के बारे में बात कर लेंगे। तो पेनिनसुलर रिवर के बारे में बात कर ले तो सबसे पहले तो हम लोग गोदावरी, जो सबसे पेनिनसुलर रिवर में सबसे लंबी नदी है वो है गोदावरी। गोदावरी के बाद कृष्णा, कृष्णा के बाद नर्मदा। ठीक है, तो ये तीनों रिवर के बारे में बात करेंगे। तो हम लोग देखेंगे जो पेनिनसुलर रिवर्स थे उसके ओरिजिन को देखेंगे। तो सबसे पहले गोदावरी, तो गोदावरी कहाँ से निकलती है, ये त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है, त्र्यंबकेश्वर। ये दो देखिए गोदावरी, ये त्र्यंबकेश्वर हो गया, और ये जो कृष्णा है महाबलेश्वर से निकलती है। ठीक है, महाबलेश्वर। वहीं हम लोग देखें नर्मदा, नर्मदा आपका निकलता है ये जो आपका माउंटेन रेंज मैकाल माउंटेन रेंज या अमरकंटक प्लेट्यू जो है अमरकंटक से। वहीं आपका तापी देखिएगा, तो ये बैतूल जो आपका डिस्ट्रिक्ट है, बैतूल या फिर कह सकते हैं सतपुरा, सतपुरा रेंज के एक बैतूल डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से निकलती है तापी। ठीक है, उसके बाद आपका कृष्णा हो गया। कावेरी कहाँ से निकलती है, कावेरी निकलती है कर्नाटका से। कर्नाटका में एक ब्रह्मगिरी हिल्स है, वहाँ से कावेरी निकलती है, ये कावेरी हो गई। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग नर्मदा का देखें, अमरकंटक प्लेट्यू, कृष्णा महाबलेश्वर, गोदावरी त्र्यंबकेश्वर, कावेरी आपका तला कावेरी कर्नाटका, कर्नाटका ब्रह्मगिरी हिल्स भी बोल सकते हैं। उसके बाद महानदी, महानदी छत्तीसगढ़ से, तापी सतपुरा रेंज मध्य प्रदेश से, साबरमती अरावली हिल्स, और सतलज का हम लोग राकास्थल देख चुके हैं। तो इस तरह से ये कुछ ड्रेनेज सिस्टम हो गए। अभी नेक्स्ट वीडियो मैं एनसीईआरटी का जो भी कंसेप्ट है फिजिकल ज्योग्राफी पे उस पे लेकर आऊँगा। ठीक है, तो एक ओवरव्यू था, आप ये कह सकते हैं कि रिवीजन के लिए आपका ये घटना चक्र का। तो जो ये वीडियो था एक रिवीजन पर्पस से मैंने बना दिया, और मैं नेक्स्ट जो फिजिकल ज्योग्राफी का कंसेप्ट है वो एनसीईआरटी का वो मैं बाद में करा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो उस पे ही आएगा, जो ज्योग्राफी से नेक्स्ट वीडियो आएगा वो फिजिकल ज्योग्राफी पे आएगा। तो इस वीडियो के थ्रू आप इसे सुन भी लेंगे 2 बार, तो जो भी बेसिक चीज़ें हैं मतलब जो आपके एईडीओ या बीपीएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इतना ही था इसमें। थैंक यू।